हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ गुलाब शाह और आप सभी देख रहे हैं मेरा ऑफिशियल चैनल डी यू एजुकेशन क्लब। देखिए, आज की जो मेरी वीडियो होने वाली है वो आपकी हिंदी ए की होने वाली है। एंड देखिए, ये जो आपकी हिंदी ए है ये बीए प्रोग्राम और बीए ऑनर्स दोनों में ही ये सब्जेक्ट है। ठीक है, बीए ऑनर्स में भी आपको ये सब्जेक्ट देखने को मिलेगा और बीए प्रोग्राम में भी। एंड ये सेमेस्टर 1 एंड सेमेस्टर 2 दोनों में ही देखने को मिलेगा। अगर आप सेमेस्टर 1 के स्टूडेंट हैं तो भी ये वीडियो आप लोगों के लिए है। एंड अगर आप सेमेस्टर 2 के स्टूडेंट हैं तो भी ये आप लोगों के लिए है। क्योंकि देखिए, कुछ स्टूडेंट को ये जो हिंदी है ये सेमेस्टर 1 में दी जाती है और कुछ स्टूडेंट को ये जो हिंदी है ये सेमेस्टर 2 में दी जाती है। और ये सब्जेक्ट सिर्फ ऐसा नहीं है कि प्रोग्राम वाले बच्चों के लिए नहीं है, ये ऑनर्स वाले बच्चों के लिए भी है। तो अगर आप बीए ऑनर्स कर रहे हैं तो भी ये वीडियो आप लोगों के लिए होने वाली है। एंड देखिए, ये जो आपकी हिंदी ए है इसका नाम है हिंदी भाषा संप्रेषण और संचार। देखिए, इसके हम फुल बुक के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन विद आंसर करने वाले हैं। तो अगर आपने अभी तक मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसी और भी वीडियो और क्वेश्चन पेपर भी आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, एंड देखिए, इसकी हम फुल बुक के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन विद आंसर करने वाले हैं चैप्टर वाइज, यानी हर चैप्टर के आपको यहाँ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। अगर आपने बुक पढ़ ली है वेल एंड गुड, अगर नहीं भी पढ़ी है तो आप इन क्वेश्चन विद आंसर से अपनी जो फुल बुक है उसे कवर कर पाएंगे। ठीक है, तो अगर आपने अभी तक बेल आइकन को प्रेस नहीं किया तो आप जल्दी से बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। एंड मैंने क्वेश्चन पेपर भी बनाया है, आप जब क्वेश्चन पेपर देखेंगे तो आपको खुद ब खुद पता चल जाएगा ये क्वेश्चन कितने इंपॉर्टेंट है आपकी एक क्वेश्चन पेपर के लिए, आपके जो एग्ज़ाम हैं आने वाले उनके लिए। ठीक है, एंड देखिए, एक और स्टूडेंट का क्वेश्चंस होता है मोस्टली कि आपको अगर सेल्फ स्टडी करनी है तो इसके नोट्स कहाँ मिलेंगे। तो इस क्वेश्चन का आंसर मैं वीडियो के लास्ट में हमेशा देती हूँ, तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना। ठीक है, चलिए फिर स्टार्ट करेंगे हम लोग बिना देरी करे अपने क्वेश्चन नंबर 1 से। ठीक है, हमारा जो क्वेश्चन नंबर 1 है वो है, संप्रेषण का अर्थ व परिभाषा स्पष्ट करते हुए संप्रेषण के तत्व का उल्लेख कीजिए। यानी आपको इस क्वेश्चन में संप्रेषण का क्या अर्थ है या संप्रेषण की क्या परिभाषा होती है ये बताना है, और संप्रेषण जो है उसके कितने तत्व होते हैं तत्वों का उल्लेख करना है। ठीक है, सबसे पहले हम संप्रेषण का अर्थ या फिर परिभाषा से माध्यम से हम देख सकते हैं। तो संप्रेषण का शाब्दिक अर्थ है प्रेषण करना, अर्थात किसी विचार, सूचना, भाव या ज्ञान को एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाना, वही हमारा संप्रेषण होता है। यानी किसी भी विचार को, सूचना को, भावना को, ज्ञान को एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाना ही संप्रेषण होता है। जैसे कि अभी हम लोग कर रहे हैं, मैं अपना ज्ञान, अपनी सूचना आप तक पहुंचा रही हूँ, अपनी भावनाओं, अपनी सूचनाओं, अपने ज्ञान को। तो ये क्या है, ये एक तरह का संप्रेषण हो जाएगा। जब दो या दो से अधिक व्यक्ति किसी संदेह का आदान प्रदान करते हैं तब संप्रेषण की प्रक्रिया आरंभ होती है। यानी ये कभी भी सिंगल व्यक्ति द्वारा नहीं की जा सकती संप्रेषण। जब दो या दो से अधिक व्यक्ति एक साथ किसी भी चीज़ का आदान प्रदान करते हैं यानी बातचीत के दौरान, तो वो हमारा संप्रेषण कहलाता है। संप्रेषण केवल शब्दों के माध्यम से ही नहीं बल्कि हाव भाव, संकेत, दृष्टि संपर्क, चिन्ह, ध्वनि और लिखित रूप से भी होता है। यानी देखिए, जो संप्रेषण होता है वो सिर्फ शब्दों के माध्यम से नहीं होता कि हम लोग बातचीत कर रहे हैं तो संप्रेषण हो रहा है, नहीं। जो हमारे हाव भाव होते हैं, संकेत होते हैं, दृष्टि संपर्क होता है, चित्र होते हैं, ध्वनि होती है, लिखित रूप होता है, कोई भी संकेत से हम संप्रेषण कर सकते हैं। और दृष्टि संपर्क से भी हो सकता है, चित्र के माध्यम से भी होता है, ध्वनि के माध्यम से भी होता है, गाने जो होते हैं वो ध्वनि के माध्यम से होता है, लिखित ये जो आप देख सकते हैं ये लिखित रूप से संप्रेषण हो रहा है आपके साथ। ठीक है, इस तरह से हम देख सकते हैं। आगे चलेंगे। संप्रेषण सामाजिक, सांस्कृतिक और भाषाई संबंधों की आधारशिला है। व्यक्ति के व्यवहार, संपर्क और संबंधों को स्थापित करने में संप्रेषण की अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका है। यानी हम कह सकते हैं कि व्यक्ति की जो स्थापना है या स्थापन जो उसके संबंध होते हैं उनको स्थापित करने में संप्रेषण की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट भूमिका होती है। अगर संप्रेषण ना हो तो व्यक्ति अपने जो संबंध है या संपर्क है वो स्थापित नहीं कर सकते हैं। अब हम देखेंगे संप्रेषण की परिभाषा, किस तरह से हम संप्रेषण की परिभाषा देख सकते हैं या किन किन लोगों द्वारा दी गई है। देखिए, परिभाषा में कोई भी चेंजेस नहीं होते, आपको एज इट इज़ याद करनी होती है। तो पहले हम देखेंगे क्लाउड चेन के अनुसार, इनके अनुसार देख लेते हैं क्या संप्रेषण की इन्होंने परिभाषा दी है। इसमें आप लिखेंगे, संप्रेषण वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा एक प्रेषक अपने विचारों को एक कोड के माध्यम से एक प्राप्तकर्ता तक पहुंचा जो भावना है उसको प्रकट करने के लिए। ओके, चलिए फिर आगे बढ़ेंगे। आगे अब हम देखेंगे
विल्वर शर्मा के अनुसार किस तरह से इन्होंने परिभाषा दी है, संप्रेषण वह प्रक्रिया है जिसमें स्रोतों और प्रापक एक समन्वय प्रतीकात्मक व्यवस्था के माध्यम से अर्थ की साझेदारी करते हैं। यानी कोई भी एक व्यापक रूप से जो अर्थ होता है उसकी साझेदारी करना ही हमारा क्या होता है, संप्रेषण कहलाता है। ठीक है, नेक्स्ट अब हम देखेंगे WH न्यूमैन और CF मसर के अनुसार अगर हम इनकी देखें तो संप्रेषण विचारों और सूचना के आदान प्रदान की एक प्रक्रिया है जिससे दो व्यक्ति या समूह के बीच पारंपरिक समझ बनती है। यानी एक ऐसा समूह या ऐसी प्रक्रिया जिसके माध्यम से दो या दो से अधिक समूहों के बीच पारंपरिक जो समझ है वो बनती है। अब हम देखेंगे संप्रेषण के मुख्य उद्देश्यों की बात करें तो सूचना का आदान प्रदान करना इसका उद्देश्य होता है, भावनाओं को व्यक्त करना इसका उद्देश्य होता है, क्योंकि जब भी हम संप्रेषण कर रहे होते हैं तो हम अपनी भावनाओं को ही बता रहे होते हैं। नेक्स्ट ज्ञान और अनुभवों को साझा करना, क्योंकि अभी भी मैं आपके साथ में अपने ज्ञान और साथ में जो मेरे अनुभव हैं, जो मेरी पास्ट की चीज़ें हैं या मेरे पास अनुभव हैं वो भी मैं साझा करती हूँ। सामाजिक संबंधों को मजबूत करना होता है, व्यवहार को प्रभावित करना होता है। अब हम देखेंगे संप्रेषण के प्रकार। अगर हम संप्रेषण के प्रकार की बात करें तो एक होता है हमारा मौखिक संप्रेषण। किस तरह से मौखिक संप्रेषण होता है चलिए देखते हैं। मौखिक का मतलब ये होता है जो हम बोल के कर लें, भाषण हो गया, वार्तालाप हो गई, बातचीत हो गई, व्याख्यान हो गया, ये सभी क्या है, मौखिक संपर्क होता है। जैसे कि अगर मैं अभी बात करूँ तो प्रेजेंटली मैं आपको बोलकर बता रही हूँ, तो ये क्या है, मौखिक संप्रेषण हो गया। नेक्स्ट होता है हमारा लिखित संप्रेषण, जो कि पत्र, ईमेल, रिपोर्ट, लेख, पुस्तक, ये सभी क्या हो जाते हैं, हमारे लेखिक संप्रेषण होता है। और देखिए ये जो आपके नोट्स हैं ये आपके लेखिक संप्रेषण में आ जाएगा, क्योंकि आप लिखित रूप से भी इन्हें देख सकते हैं। नेक्स्ट अब हम देखेंगे गैर मौखिक संप्रेषण। इशारे, मुद्रा, दृश्य संपर्क, चुप्पी, पहनावा आदि हमारा जो होगा वो गैर मौखिक संप्रेषण हो जाएगा। किस तरह से, कुछ लोग इशारे में बात करते हैं, जो हमारी मुद्रा होती है उस पर कुछ चीज़ें लिखी होती हैं, दृश्य संपर्क होता है, चुप्पी होता है। अब देखिए चुप्पी भी एक तरह से एक संप्रेषण हो जाता है। किस तरह से, देखिए अगर मैं आज का ही एग्जांपल लूँ तो आज मैंने मैंगो शेक बनाया था। अब मैंने तो पी लिया बट मेरी सिस्टर नहीं पी रही थी, ठीक है, तो उनको मैंने कुछ नहीं बोला, बस मैंने गुस्से में देखा और सिर्फ उनकी तरफ देख रही थी। अब मैंने उनसे कुछ नहीं कहा कि पियो नहीं पियो, मैंने कुछ नहीं कहा था, बट उन्हें पता चल गया कि हाँ ये गुस्सा है कि मैंने नहीं पिया है तो मुझे पी लेना चाहिए। अब देखिए चुप्पी भी एक तरह से संप्रेषण हो गया। मैंने कुछ नहीं कहा बट वो फिर भी समझ गई कि हाँ मैंने नहीं पिया है इसलिए ये गुस्सा है, तो उन्होंने फटाफट से वो पी लिया था। जिससे क्या हुआ कि हमारे बीच में एक संप्रेषण हुआ, ना बोलते हुए भी संप्रेषण हुआ, ना तो मैंने उनसे कुछ बोला ना उन्होंने मुझसे कुछ बोला, बट फिर भी संप्रेषण हुआ। ठीक है, नेक्स्ट अब हम देखेंगे दृश्य संप्रेषण। चित्र, चार्ट, टर्म, संकेत, चित्र आदि। देखिए अगर आप रोड वगैरह पे जाते हैं तो टर्न के इस तरह से चित्र बने हुए होते हैं, या फिर इस तरह से चित्र आपको देखने को मिलते हैं कि इधर आपको यू टर्न करना है या इधर आपको टर्न करना है। ये सभी क्या है, ये भी एक तरह से संप्रेषण या ये कहूँ बताने का ही संकेत होता है। नेक्स्ट अब हम देखेंगे संप्रेषण के तत्व। अगर हम संप्रेषण के तत्व की बात करें तो संप्रेषण प्रक्रिया में कुछ अनिवार्य तत्व होते हैं जिनके बिना यह प्रक्रिया पूरी नहीं हो सकती। मुख्य तत्व निम्नलिखित है, यानी ऐसे तत्व होते हैं जिनके बिना जो संप्रेषण है वो होना ही पॉसिबल नहीं है। तो पहला हम देखेंगे प्रेषक, वह व्यक्ति या संस्था जो संदेश भेजती है। प्रेषक विचारों का चयन करता है और उन्हें उपयुक्त भाषा का प्रतीकों में बदलता है। यानी प्रेषक जो होता है वो व्यक्ति या फिर संस्था होती है जो कोई भी संदेश भेज रही होती है, यानी जो संदेश देने वाला होता है वो प्रेषक होता है। अब वो कोई भी जो उपयुक्त भाषा हो सकती है या चिन्ह हो सकती है उसका प्रयोग कर सकते हैं। जैसे कि अभी मैं हिंदी भाषा का यूज़ कर रही हूँ और मैं क्या हूँ, प्रेषक हूँ। दूसरा होता है हमारा संदेश। संदेश क्या होता है, वह सूचना, विचार या भावना जिससे प्रेषक प्रेरित करना चाहता है। यह मौखिक, लिखित या दृश्य रूप में हो सकता है। यानी देखिए ये जो है, ये जो हमारी पीपीटी है, ये सारी चीज़ें जो हैं ये संदेश हो जाएंगी। किस तरह से संदेश हो जाएंगी, क्योंकि देखिए ये मौखिक भी है क्योंकि मैं बोल कर भी बता रही हूँ, लिखित भी है क्योंकि लिख भी रखा है, और दृश्य भी है, आप देख भी सकते हैं इन्हें। ऐसा नहीं है कि ये मैंने सिर्फ दे दिया और आपको दिख ही नहीं रहा है, नहीं, आप इसे देख भी सकते हैं। तो इस तरह से ये आपको तीनों रूप में मिल जाएगा। फिर होता है हमारा कोडिंग। किस तरह से कोडिंग, चलिए इसको देख लेते हैं। कोडिंग में आप लिखेंगे प्रेषक द्वारा अपने विचारों को शब्द, संकेतों या प्रतीकों में बदलने की प्रक्रिया। यानी जो प्रेषक है, यानी जो मैं हूँ, मैं जो अपने वर्ड्स एंड संकेत हैं उन्हें प्रतीकों के रूप में बदल दूँ तो वो हमारी प्रेषक द्वारा जो बदले गए प्रतीक हैं वो हो जाएंगे। अगर हम माध्यम की बात करें तो माध्यम में आप लिखेंगे यह साधन जिसके द्वारा संदेश प्रेषक से प्रापक तक पहुंचता है, जैसे भाषा, पत्र, मोबाइल, इंटरनेट,
इशारे आदि। यानी देखिए जो हमारा माध्यम होता है वो भाषा हो सकती है, पत्र हो सकता है, मोबाइल हो सकता है, इंटरनेट हो सकता है, इशारे हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है, क्योंकि इस टाइम पे हम जो हमारा इंटरनेट है और जो मोबाइल है उसका यूज़ कर रहे हैं, इस तरह से हम इसे देख सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे। आगे हम देखेंगे प्रापक। प्रापक क्या होता है? इसमें आप लिखेंगे वह व्यक्ति या समूह जो संदेश को प्राप्त करता है और उसका अर्थ निकालता है। अब देखिए मैं तो संदेश दे रही हूँ और आप लोग संदेश प्राप्त कर रहे हैं, तो आप लोग हो जाएंगे प्रापक। जो कि संदेश ले रहा है और उसका अर्थ निकाल रहा है, उसको समझने का प्रयास कर रहा है, वो आप लोग जो होंगे वो प्रापक कहलाएंगे। नेक्स्ट अब हम देखेंगे डिकोडिंग। किस तरह से प्रापक द्वारा प्राप्त संदेश को समझने की प्रक्रिया। यदि प्रेषकों और प्रापक की भाषा और संदर्भ समान हो तो संदेश अधिक प्रभावी होता है। यानी देखिए जो हमारा प्रापक है, यानी आपके पास जब संदेश पहुंच गया तो आप जो उसे समझने की प्रक्रिया कर रहे हैं कि आखिर मैम क्या कहना चाह रही हैं, वो जो समझने की प्रक्रिया है वही आपकी डिकोडिंग है। और अगर आपकी और मेरी लैंग्वेज यानी भाषा जो है वो सेम होगी, सामान्य होगी, तो आप उसे अधिक प्रभावी रूप से समझ पाएंगे या फिर जल्दी से उसे समझ पाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट होती है हमारी प्रतिक्रिया। प्रतिक्रिया में आप लिखेंगे जब प्रापक संदेश का उत्तर देता है तो उसे प्रतिक्रिया कहते हैं। यह संप्रेषण को दो तरफा बनाता है। यानी देखिए मैंने कुछ पूछा, आपने उसका आंसर दिया, वो क्या हो जाएगी, आपकी प्रतिक्रिया हो जाएगी। यानी मेरे सवाल का आपने जवाब दिया, तो ये क्या है, ये संवाद को दो तरफा बना देता है। ऐसा नहीं है कि अब सिर्फ मैं ही बोले जा रही हूँ, आप कुछ बता ही नहीं रहे हैं। जब मैंने आपसे कोई भी क्वेश्चन कहा कि आपको इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में बताना है, जैसे कि आपको बताना है कि ये वीडियो कैसी लग रही है आपको, तो ये जो जब आप इसका आंसर देंगे कि ये वीडियो कैसी लग रही है, तो ये जो संवाद हो रहा है हमारे और आपके बीच में, तो ये जो हो जाएगा ये दो तरफा संवाद हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट अब हम देखेंगे रुकावट। रुकावट किस तरह से संप्रेषण प्रक्रिया में आने वाली कई बाधा या व्यवधान जो संदेश को सही आदान प्रदान को प्रभावित करते हैं, जैसी शोर, भाषा की असमानता, मनोवैज्ञानिकता बाधाएं आदि। जिस तरह से, जैसे कि अगर मैं आपको एग्जांपल दूं, तो अगर यहाँ पर बहुत ज़्यादा शोर शराबा हो, बच्चे बहुत ज़्यादा शोर करने लगे, तो मैं क्या बोल रही हूँ या क्या पढ़ा रही हूँ आपको समझ में नहीं आएगा। तो एक तरह से भाषा होगी। आप हिंदी पढ़ रहे हैं और मैं बोलने लग जाऊँ तमिल में, तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि मैम क्या पढ़ा रही हैं। तो भाषा भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है। अगर आपका नेट सही ना चले या मेरा नेट सही ना चले या कुछ टेक्निकल इशू हो जाए, तो भी हमारी जो भाषा है या ये कहूँ जो संप्रेषण है उसमें रुकावट आ सकती है। तो एक तरह से ये रुकावट का काम करेगी। ठीक है, आगे चलेंगे। आगे अब हम देखेंगे संप्रेषण की प्रक्रिया का एक सरल चित्र। किस तरह से हम संप्रेषण की जो प्रक्रिया है उसका एक सरल चित्र देख सकते हैं। इसमें आप देखेंगे क्षण, कोडिंग, संदेश, माध्यम, प्रयोग, डिकोडिंग और प्रतिक्रिया। यानी जो प्रेषक है वो कोडिंग करता है, संदेश देता है और माध्यम होता है। फिर प्रापक जो आप लोग हैं उसको प्राप्त करते हैं, डिकोडिंग करते हैं और प्रतिक्रिया करते हैं, यानी अपनी ये जो क्रिया है वो दिखाते हैं कि आपको समझ आया या नहीं आया। ठीक है, अब हम देखेंगे निष्कर्ष। निष्कर्ष में आप लिखेंगे संप्रेषण एक निरंतर और दो तरफा प्रक्रिया है जो समाज में आपसी समझ, संबंधों और सहयोग को बढ़ावा देती है। यह केवल शब्दों तक सीमित नहीं है बल्कि भाषाओं, संकेतों और प्रतीकों के माध्यम से भी प्रभावशालिता बनाती है। यानी देखिए ये जो है ये सिर्फ हमारी जो एक तरफा है ये नहीं है, बल्कि और देखिए ये सिर्फ शब्दों तक ही सीमित नहीं है, बल्कि हमारी जो भावना है, संकेत हैं, प्रतिक्रिया हैं, उसको भी प्रभावशाली बनाती है। इसके सभी तत्व एक दूसरे से जुड़े होते हैं। यदि किसी एक तत्व में भी दोष हो तो संप्रेषण प्रक्रिया असफल हो सकती है। यानी देखिए ये जो है प्रक्रिया है बहुत सारे लोगों से या बहुत सारी चीज़ों से जुड़ी होती है, और किसी एक चीज़ में भी दोष है ना तो ये प्रक्रिया पूरी नहीं होगी। अगर मैं आपको सही से ना बता पाऊँ या फिर टेक्निकल इशू हो जाए या फिर ये कहूँ मैं अपनी लैंग्वेज चेंज कर लूँ या फिर कोई भी इशू हो जाए, तो आप उस जो संदेश है उसको सही से नहीं ले पाएंगे। इसलिए एक सफल संप्रेषण के लिए स्पष्ट संदेश, उपयुक्त माध्यम और सार्थक प्रक्रिया आवश्यक है। तभी हम कह सकते हैं कि स्पष्ट जो संदेश है वो हो रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा संप्रेषण के प्रमुख आयामों का विवेचन विश्लेषण कीजिए। यानी संप्रेषण के जो प्रमुख आयाम होते हैं उनकी विवेचना आपको करनी है। हम देखेंगे परिचय से संप्रेषण के प्रमुख आयामों का विवेचना किस तरह से करेंगे। संप्रेषण एक बहुआयामी प्रक्रिया है जिसमें विचार, भावना, जानकारी और अनुभवों का आदान प्रदान किया जाता है। यानी संप्रेषण के अंदर जो हमारे विचार होते हैं, भावना होती है, जानकारी होती है, अनुभव होते हैं, उनका आदान प्रदान किया जाता है। यह केवल भाषा तक सीमित न होकर सामाजिक, सांस्कृतिक, मनोवैज्ञानिक और तकनीकी रूप से भी कार्य करती है। यानी ये सिर्फ हमारी भाषा तक सीमित नहीं होती, बल्कि हमारी जो सामाजिक, सांस्कृतिक, मनोवैज्ञानिक तकनीक होती है वहाँ तक भी कार्य करती है। इसके प्रभावों को समझने के लिए
इसके विभिन्न आयामों का अध्ययन करना आवश्यक है। अगर हम इसके प्रभावों की बात करें तो उसके लिए हमें इसके आयामों को समझना ज़रूरी है। अब इसके कौन-कौन से आयाम हैं, तो पहले हम देखेंगे भाषिक आयाम। भाषिक आयाम कौन-कौन से होते हैं, चलिए देखेंगे। भाषिक आयाम में आप देखेंगे भाषा संप्रेषण का मूल माध्यम है। मौखिक व लिखित भाषा के माध्यम से व्यक्ति अपने विचारों और भावनाएँ दूसरे तक पहुँचाते हैं। यानी हम कह सकते हैं जो भाषा है वो एक तरह से मूल माध्यम है, जिसकी वजह से या जिसके माध्यम से जो मौखिक लिखित भाषा है वो अपने जो व्यक्ति है या विचार है उनको व्यक्त कर पाते हैं। एक ही भाषा का सही प्रयोग, स्पष्टता और संप्रेषणीयता इस आयाम के मुख्य तत्व हैं। और एक ही भाषा जो है उसका सही से प्रयोग करना, स्पष्टता करना, इसके प्रमुख तत्व हो जाते हैं। क्योंकि अगर हमने भाषा का प्रयोग सही से नहीं किया है तो सामने वाला बात को नहीं समझ पाएगा। ठीक है, अब हम देखेंगे मनोवैज्ञानिकता आयाम। प्रेक्षकों और प्रापक की मानसिक स्थिति, रुचियाँ, पूर्ण अनुभव, मनोभाव और सोचने की शैली संप्रेषण को प्रभावित करती है। यानी देखिए जो भी प्रेषक है और प्रापक है, दोनों की जो मानसिक स्थिति है, रुचियां हैं, पूर्व अनुभव हैं और मनोभाव हैं और सोचने की जो शैली है वो सभी संप्रेषण को प्रभावित करती है। यदि प्रापक मानसिक रूप से तैयार नहीं है तो संदेश का सही अर्थ नहीं निकाल सकता। यानी देखिए अगर मैं आपसे कुछ कह रही हूँ कि आपको स्मोकिंग नहीं करनी चाहिए, ठीक है, मैंने सिर्फ ये कहा कि स्मोकिंग नहीं करनी चाहिए और मेरा अर्थ था कि स्मोकिंग करने से जो हेल्थ है उस पर इफेक्ट पड़ता है, लेकिन आपने दूसरे वे में ले लिया कि स्मोकिंग करने से आपके पैसा खर्च हो रहा है या आप अपने माँ बाप का पैसा खर्च कर रहे हो, इस गलत वे में ले लिया। ठीक है, मेरा तरीका कुछ और था कहने का कि हाँ स्मोकिंग जो है वो गलत चीज़ है, उसको नहीं करनी चाहिए। ठीक है, लेकिन आपने क्या लिया कि आप अपने माँ बाप का जो पैसा है उसे उड़ा रहे हैं, आप अपने माँ बाप का जो पैसा है उसे बर्बाद करें, इस वे में देख लिया। तो क्या होगा, अगर जो प्रेक्षक है वो तैयार नहीं है कोई भी चीज़ लेने के लिए तो उसको कहने से वो हमेशा गलत वे में ही उसका अर्थ निकालेगा। ठीक है, नेक्स्ट अब हम देखेंगे सामाजिक आयाम। किस तरह से संप्रेषण एक सामाजिक प्रक्रिया है। समाज में व्यक्ति जब विभिन्न भूमिकाओं में संपर्क करता है, जैसे शिक्षा, छात्र, नेता, जनता, माता पिता, बच्चे आदि, तो उनके सामाजिक संबंधों और भूमिकाओं संप्रेषण की दिशा और प्रभाव को तय करती हैं। यानी देखिए अगर हम कहें तो जो हमारी शिक्षा, छात्र होते हैं, नेता और जनता होती है, माता पिता और बच्चे होते हैं, सबका एक दूसरे से संबंध होता है और एक दूसरे से जो दिशा प्रभाव होता है या ये कहें जो संपर्क है, जो हमारा संप्रेषण है उसको करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट अब हम देखेंगे सांस्कृतिक आयाम। किस तरह से भिन्न भिन्न संस्कृति के प्रतीक, संकेत, भाषा और व्यवहार संप्रेषण को अलग अलग अर्थ प्रदान करते हैं। यानी सभी के अलग अलग प्रतीक होते हैं, संकेत होते हैं, भाषा, व्यवहार, संप्रेषण अलग अलग अर्थ प्रदान करने का कार्य करते हैं। एक संस्कृति में मान्य संकेत दूसरे में असामान्यजनक हो सकते हैं, अतः सांस्कृतिक संवेदनशीलता अनिवार्य है। यानी देखिए एक संस्कृति में सारी चीज़ें अलग अलग हो सकती हैं और अतः सांस्कृतिक संवेदनशीलता बहुत ज़्यादा अनिवार्य हो जाती है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। आगे अब हम देखेंगे प्रौद्योगिकी आयाम। किस तरह से आधुनिक युग में संप्रेषण के माध्यम बदल गया है। मोबाइल, इंटरनेट, ईमेल, सोशल मीडिया जैसे तकनीकी उपयोग संप्रेषण की तीव्र, व्यापक और प्रभावशालीता बन गई है। यानी अगर हम आधुनिक युग की बात करें तो इसमें जो संप्रेषण है वो मोबाइल के माध्यम से, इंटरनेट के माध्यम से, ई मोबाइल के माध्यम से, सोशल मीडिया और तकनीक के माध्यम से हो रहा है, जिससे इसकी जो तीव्रता है और जो व्यापकता है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। ये आयाम आज के डिजिटल युग में विशेष महत्व है और आज के इस युग में इनका बहुत ज़्यादा महत्व वो बढ़ गया है। किस तरह से देखिए अब जो आप स्टडी कर रहे हैं वो भी इंटरनेट के माध्यम से कर रहे हैं, तो हम कह सकते हैं जो संप्रेषण है वो बहुत ज़्यादा इंटरनेट या ईमेल, सोशल मीडिया के माध्यम से होने लगा है। अब हम देखेंगे राजनीतिक और नैतिक आयाम। किस तरह से जो हमारे राजनीतिक और नैतिक आयाम है इसको देख लेते हैं। इसमें आप लिखेंगे कुछ संप्रेषण राजनीतिक उद्देश्यों से प्रेरित होते हैं, इनका नैतिक पक्ष भी महत्वपूर्ण होता है, जैसे भ्रामक प्रचार या फेक न्यूज़। सही और जिम्मेदार संप्रेषण सामाजिक शांति और विश्वास बनाए रखते हैं। यानी देखिए अब हम लोग जितने सोशल मीडिया की तरफ बढ़ रहे हैं या राजनीति हो रहे हैं तो जो गलत चीज़ें हैं वो भी बढ़ रही हैं, जैसे कि भ्रामक जो प्रचार हो गए या फेक न्यूज़ हो गए वो बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं, गलत चीज़ें लोगों तक पहुँचाई जाती हैं। तो संप्रेषण के लिए अच्छी और शांति वाली चीज़ें भी होनी चाहिए। ऐसा नहीं है हम फेक न्यूज़ दे रहे हैं और किसी की वजह से या
हमारी वजह से कहीं दंगे फसाद हो जाएं या फिर हम किसी को गलत न्यूज़ दें, तो इस चीज़ का भी हमें ध्यान रखना चाहिए। अब हम देखेंगे निष्कर्ष। निष्कर्ष में आप लिखेंगे संप्रेषण का प्रभाव तभी सफल होता है जब उसके सभी आयामों को समझकर उसका उपयोग किया जाए। यानी संप्रेषण तभी सही है या सही उसका प्रयोग है जब हम उसके सभी आयामों को समझकर उसका उपयोग सही से करें। एक अच्छे संप्रेषण भाषाई स्पष्टता के साथ साथ सामाजिक, मनोवैज्ञानिक, सांस्कृतिक और तकनीकी संदर्भ को ध्यान में रखते हैं। यानी हम कह सकते हैं जो एक अच्छा संप्रेषण होगा वो सामाजिक, मनोवैज्ञानिक और संस्कृति के साथ साथ जो तकनीकी संदर्भ है या तकनीकी चीज़ें हैं उन्हें भी ध्यान में रखेगा। इसलिए संप्रेषण के प्रमुख आयामों को सामायिक समझ एक प्रभावी संचार प्रणाली की नींव है, और इसीलिए हम कह सकते हैं ये एक जो प्रभावी संचार प्रणाली है उसके नींव के रूप में हम देख सकते हैं। आई होप आपको यहाँ तक सारे क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। अगर किसी भी क्वेश्चन में डाउट हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, संप्रेषण क्या है तथा मौखिक संप्रेषण को स्पष्ट करते हुए इसके गुण व दोष बताइए। यानी आपको बताना है संप्रेषण आखिर होता क्या है, वो हमने लास्ट वीडियो में भी देखा था, और इसके मौखिक संप्रेषण को स्पष्ट करते हुए आपको गुण और जो दोष होते हैं वो बताने हैं। सबसे पहले हम देखेंगे संप्रेषण क्या है। इसमें आप लिखेंगे संप्रेषण वह प्रक्रिया है जिसके माध्यम से एक व्यक्ति अपने विचार, जानकारी, भावनाएं या अनुभव दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाता है। यानी संप्रेषण वह प्रक्रिया या ऐसी प्रक्रिया है जिसके माध्यम से एक व्यक्ति अपने विचारों को, अपनी जानकारी को, अपनी भावना को, अपने अनुभवों को दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाने का कार्य करता है। जैसे कि अभी मैं कर रही हूँ, अपनी जो विचार हैं, अपनी जो सूचना है, अपनी जो जानकारी है, अपने जो अनुभव है वो आपके साथ साझा कर रही हूँ, तो ये इस टाइम क्या हो रहा है, संप्रेषण हो रहा है। यह एक सामाजिक प्रक्रिया है जो दो या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच विचारों के आदान प्रदान से होती है। यानी ये सिंगल व्यक्ति नहीं कर सकता, या तो दो व्यक्ति हों या दो से अधिक व्यक्ति हों, जब अपने विचारों का आदान प्रदान होता है तब वो संप्रेषण कहलाता है। इसमें प्रेषक, देश, माध्यम और प्रापक जैसे महत्वपूर्ण तत्व शामिल होते हैं। यानी एक तो होता है प्रेषक जो संदेश देता है, दूसरा होता है संदेश यानी जो हमारा मैसेज होता है, फिर होता है माध्यम यानी मीडियम क्या है, किस मीडियम से हम दे रहे हैं, फिर होता है प्रापक यानी जो रिसीवर होता है, ये कहें जो रिसीव कर रहा है, जो हमारी बातों को ले रहा है। जैसे कि अगर मैं यहाँ की बात करूँ तो जो प्रेषक है वो मैं हो जाऊँगी क्योंकि मैं संदेश दे रही हूँ, संदेश जो है वो आपको पढ़ा रही हूँ। ठीक है, माध्यम क्या है, सोशल मीडिया माध्यम है, और आप क्या हैं, आप जो हैं वो प्रेरक हो जाएंगे क्योंकि आप जो हैं वो संदेश ले रहे हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। आगे हम देखेंगे संप्रेषण की प्रक्रिया में विचारों को प्रतीकों या संकेतों जैसे शब्द, इशारे, चित्र आदि के माध्यम से प्रस्तुत किया जा सकता है। यानी हमारे जो संप्रेषण होता है उसमें हम जो शब्द होते हैं, इशारे होते हैं, चित्र होते हैं, इन सभी को शामिल करते हैं ताकि दूसरे व्यक्ति उसे समझ सके। यह प्रक्रिया पारंपरिक होती है और इसमें प्रतिक्रिया भी महत्वपूर्ण होती है। यानी ये जो प्रक्रिया है ये पारंपरिक होती है और इसमें जो प्रतिक्रिया यानी फीडबैक होती है वो भी इम्पॉर्टेंट होती है। जैसे कि आपको ये वीडियो कैसी लगी, आप ये जो फीडबैक देंगे ये तो बताएंगे कि आपको अच्छी लगी या फिर नहीं अच्छी लगी, या फिर आपको कौन सा क्वेश्चन ज़्यादा अच्छे से समझ में आया। ये जो प्रतिक्रिया होगी वो आपकी फीडबैक होगी, जिससे पता चलेगा कि जो संवाद हो रहा था, जो बातचीत हो रही थी वो आपको समझ में आ गई। जिससे यह स्पष्ट होता है कि प्रापक ने संदेश को किस रूप में ग्रहण किया, और इसी से पता चलता है जो प्रापक है यानी जो संदेश लेने वाला है उसने संदेश को किस रूप में लिया है, किस तरह से ग्रहण किया है। जिस तरह से देने वाला चाहता था उसी तरीके से या गलत वे में ले लिया है। ठीक है, अब हम देखेंगे प्रेषण के प्रकार। अगर हम संप्रेषणों की प्रकार की बात करें तो संप्रेषण को कई प्रकारों में बांटा जा सकता है। यानी संप्रेषण जो है वो कई प्रकारों में बांटे जा सकते हैं। मौखिक संप्रेषण भी हो सकता है, लिखित संप्रेषण भी हो सकता है, और गैर मौखिक संप्रेषण भी हो सकता है। ये मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी बताया था, तो अगर नहीं देखा है तो आप उसको ज़रूर देखना। एक और होता है, वो होता है हमारा दृश्य संप्रेषण, लेकिन हम इसमें मेनली मौखिक संप्रेषण जो होता है उसके बारे में बात करेंगे क्योंकि हमारा क्वेश्चन जो है वो मौखिक संप्रेषण के बारे में ही है। एंड अगर आपको और संप्रेषणों के बारे में जानना है तो आप लास्ट वीडियो देख सकते हैं। ठीक है, चलिए इसे देखेंगे। यह हमारा मौखिक संप्रेषण क्या होता है। मौखिक संप्रेषण वह संप्रेषण है जो बोली या शब्दों के माध्यम से होता है। यानी मौखिक संप्रेषण जो है वो संप्रेषण होता है जो कि हमारी बोली या फिर शब्दों के माध्यम से होता है। यह आमने सामने की बातचीत, फोन कॉल, भाषण, साक्षात्कार, वाद विवाद, चर्चा आदि के रूप में हो सकता है। यानी जो हमारे आमने सामने की बातचीत होती है जो कि आप फ्रेंड्स सर्कल में करते हैं, या फिर फ़ोन कॉल हो गया जब हम फ़ोन पे बात करते हैं, भाषण हो गया जो नेता द्वारा दिए जाते हैं, साक्षात्कार हो गया, वाद विवाद हो गए, ये सभी हमारे
जो मौखिक संप्रेषण होता है उसी के अंतर्गत आ जाते हैं। ठीक है, इसमें प्रेक्षक अपने विचारों को मुख से बोलकर प्रकट करता है और प्रापक उसे सुनकर समझने का प्रयास करता है। यानी जो प्रेक्षक होता है वो जो है वो अपने मुंह से सारी चीज़ें को बोलकर बताता है, और जो प्रापक होता है वो उन सारी चीज़ों को सुनकर समझने का प्रयास करता है। मौखिक संप्रेषण तत्कालीन और प्रभावशाली होता है क्योंकि इसमें तत्कालीन प्रतिक्रिया मिल जाती है। क्योंकि देखिए, जब हम किसी से बात कर रहे होते हैं तो उसका रिजल्ट हमें तभी मिल जाता है, वो उसका आंसर दे देता है। ठीक है, तो ये सबसे ज़्यादा तत्कालीन रिजल्ट प्राप्त करने या फिर हमें उसी टाइम पे रिजल्ट मिल जाता है। ठीक है, इस प्रक्रिया में अब हम देखेंगे मौखिक संप्रेषण के प्रमुख उदाहरण। अगर प्रमुख उदाहरणों की बात करें तो शिक्षक द्वारा कक्षा में पढ़ाया जाना, यानी जब टीचर कक्षा में पढ़ाते हैं तो बच्चे जो हैं वो डाउट पूछ लेते हैं, तो वो मौखिक हो जाता है। नेक्स्ट अब हम देखेंगे दोस्तों के बीच बातचीत। नेक्स्ट उसके बाद में आप लिखेंगे रेडियो टीवी पर भाषण, बैठक में चर्चा, जो हम लोग बैठकर चर्चा करने लगते हैं, ग्राहक और दुकानदार के बीच संवाद, यानी जो दुकान पे सामान लेने जाते हैं और जो ग्राहक होते हैं और जो दुकानदार होते हैं उनके बीच में जो संवाद होता है वो भी हमारा इसी का उदाहरण हो जाएगा। नेक्स्ट अब हम देखेंगे मौखिक संप्रेषण के गुण। अगर हम मौखिक संप्रेषण के गुणों की बात करें तो इसमें आप लिखेंगे तत्कालिकता, किस तरह से इसमें तुरंत संवाद और प्रतिक्रिया संभव होती है जिससे गलतफहमी की गुंजाइश कम हो जाती है। यानी देखिए, जो भी बात होती है उसका तुरंत जो संवाद है या प्रतिक्रिया है वो मिल जाती है, यानी तुरंत हमें रिजल्ट मिल जाता है, जिससे गलतफहमियां जो होती हैं वो नहीं पैदा हो पाती या गलतफहमियां कम होती हैं। ठीक है, अब हम देखेंगे लचीलापन। बोलते समय व्यक्ति स्थिति के अनुसार अपने विचारों में तुरंत बदलाव कर सकता है। यानी अगर देखिए, अगर हम फ्रेंड सर्कल में हैं तो तू तड़ाक बोलते हैं, तू वर्ड का यूज़ करते हैं, बट अगर हम अपने टीचर्स से बात कर रहे होते हैं तो आप वर्ड का यूज़ करते हैं। तो बोलते ही समय जो हमारे बदलाव होते हैं वो तुरंत व्यक्ति कर लेता है, तो इस तरह से हम इसमें लचीलापन देख सकते हैं। नेक्स्ट अब हम देखेंगे व्यक्तिगत संपर्क। आमने सामने की बातचीत में हाव भाव, आवाज़ का उतार चढ़ाव और चेहरा भी संदेश का प्रभाव पड़ता है। यानी देखिए, जब हम आमने सामने बात कर रहे होते हैं तो हमारे जो हाव भाव हैं, हमारी जो बॉडी स्ट्रक्चर है, हमारी जो लचीलापन है, या ये कहें जो हमारी आवाज़ का उतार चढ़ाव होता है वो सभी प्रकट हो पाता है। नेक्स्ट अब हम देखेंगे समय की बचत, किस तरह से लिखने और पढ़ने की तुलना में बोलने और सुनने में कम वक्त लगता है या तेज़ी से प्रक्रिया हो जाती है। अगर हम कोई भी चीज़ लिखते हैं या पढ़ते हैं उसमें वक्त लगता है, टाइम लगता है, लेकिन अगर हम सिर्फ सुन रहे हैं और बोल रहे हैं तो उसमें कम वक्त ज़ाया होता है या कम टाइम लगता है। ठीक है, नेक्स्ट अब हम देखेंगे भाषा की अभिव्यक्ति, किस तरह से वाणी के माध्यम से खुशी, क्रोध, दुख आदि का बेहतर संप्रेषण प्रभाव होता है। यानी देखिए, जब हम किसी से डायरेक्ट वॉइस टू वॉइस या फिर ये कहें फेस टू फेस बात करते हैं तो वो खुश है, क्रोध है, दुखी है, इन सभी बातों का पता चल जाता है। लेकिन अगर आप किसी से चैटिंग कर रहे हैं और बहुत सारी टाइम ऐसा होता है कि आप इमोशनल हैं लेकिन आप हंसने वाली इमोजी भेज रहे होते हैं, या फिर आप गुस्से हैं और हंसने वाली इमोजी भेज रहे हैं, तो ऐसी चीज़ें फेक चीज़ें हो जाती हैं। ऐसा मैंने भी किया है कि हाँ, मैं एक बार बहुत ज़्यादा हंस रही थी बट मैंने सामने वाले को गुस्से वाली इमोजी सेंड कर दी। अब उस व्यक्ति को क्या लगा कि मैं बहुत ज़्यादा गुस्से में हूँ, बट एज अ उस टाइम की क्या सिचुएशन थी कि मैं हंस रही थी बहुत ज़्यादा। तो ऐसी सिचुएशन क्रिएट हो जाती है कि किसी भी व्यक्ति की खुशी, दुख, क्रोध कुछ नहीं पता चलता, बट जब हम किसी से फेस टू फेस वाणी से बात करते हैं या फिर ये कहें आवाज़ से बात करते हैं तो इन सारी चीज़ों का पता चल जाता है। ठीक है, चलिए अब हम देखेंगे मौखिक संप्रेषण के दोष। अगर हम मौखिक संप्रेषण के दोष की बात करें तो पहला हम देखेंगे स्थापत्य की कमी, किस तरह से मौखिक संदेश सामान्यतः नहीं होता, इसीलिए भविष्य में संदर्भ लेने में कठिनाइयाँ होती हैं। यानी देखिए, जो भी बात हमने कह दी वो ख़त्म हो गई, उसको कहीं भी दर्ज नहीं किया जा सकता, उसको कहीं भी रिकॉर्ड के रूप में नहीं रख सकते, इसीलिए ये एक तरह से खतरा हो जाती है। नेक्स्ट अब हम देखेंगे भ्रम की भावनाएं, किस तरह से यदि स्पष्टता नहीं हो या सुनने वाला ध्यान न दे तो गलतफहमी हो सकती है। यानी अगर कोई भी बात स्पष्ट रूप से नहीं बताई जाए, वो मन मन में ही कुछ बोल जाए, ऐसे कुछ लोग होते हैं जो आधी बात मन में बोलते हैं आधी बात बाहर बोलते हैं, या फिर सुनने वाला ध्यान ना दे तो गलतफहमियां पैदा हो सकती हैं, ऐसी सिचुएशन क्रिएट हो जाती है। ठीक है, नेक्स्ट अब हम देखेंगे साक्ष्य का अभाव। लिखित प्रणाली की तरह मौखिक संवाद का कोई कानूनी प्रणाली नहीं होती, यानी लिखित की तरह यहाँ कोई भी कानूनी प्रणाली कार्य नहीं करती। नेक्स्ट अब हम देखेंगे असंगत प्रस्तुति, किस तरह से कभी कभी वाक्य की भाषा, शैली, उच्चारण या बोलने का तरीका श्रोताओं को भ्रमित कर सकता है। यानी कभी कभी ऐसे होते हैं कुछ वर्ड्स जिनको सुनने या फिर उच्चारण करने या बोलने का जो तरीका होता है वो सुनने वाले को भ्रमित कर सकता है।
जैसे कि अगर आप मुझे कोई फीडबैक दो कि मैम आपने यहाँ मिस्टेक की थी, ये चीज़ ऐसे होनी थी। मैंने बोला अच्छा, ठीक है। आपने अच्छा सुना, ठीक है। अब वही जो टोन है मेरी अच्छा वाले से आपको समझ में आ गया कि हाँ, मैम उस चीज़ को एक्सेप्ट कर रही हैं और आगे वो चीज़ नहीं होगी। अगर मैं वही अच्छा जो वर्ड है उसको ऐसे टोन में बोल दूँ, अच्छा, तो आपको समझ में आएगा कि हाँ, मैम में भैया एटीट्यूड है, उन्हें लग रहा है कि वो कभी मिस्टेक कर ही नहीं सकती। तो हमारी जो बोलने का तरीका होता है वो भी श्रवण यानी सुनने वाले को कंफ्यूज कर सकता है, ठीक है। बोलने का तरीका भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट अब हम देखेंगे भीड़ में प्रभाव घटता है, किस तरह से बड़ी सभा या समूह में सब तक समान रूप से संदेश पहुंचना मुश्किल हो जा सकता है। यानी देखिए, अगर कोई बड़ी सभा है या समूह में अगर हम बोल रहे हैं तो सभी तक एक तरह से जो हमारा संवाद है या जो सूचना है वो पहुंचनी मुश्किल हो जाती है, ठीक है। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अब हम देखेंगे निष्कर्ष। निष्कर्ष में आप लिखेंगे मौखिक संप्रेषण हमारी दैनिक जिंदगी का अभिन्न हिस्सा है। यह विचारों को व्यक्त करने का सबसे सहज और प्रभावशाली तरीका है। यानी अगर हम अपने विचारों और जो भी हमारी चीज़ें हैं अगर हम उन्हें व्यक्त करना चाहें तो ये सबसे सहज और प्रभावी तरीका हो सकता है। लेकिन इसकी सीमाएं भी हैं जो कि अभी हमने देखी। यदि वक्ता स्पष्ट और सहज हो, श्रोता ध्यानपूर्वक सुने तो यह संप्रेषण अत्यंत सफल हो सकता है। लेकिन एक अच्छा संप्रेषक वही होता है जो मौखिक संप्रेषण के गुणों को अपनाए और दोषों से बचने का प्रयास करे। और जो एक अच्छा संप्रेषक होगा वो हमेशा मौखिक संप्रेषणों के जो गुण होते हैं उन्हें अपनाएगा और दोषों से बचने का प्रयास करेगा। यहाँ ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्रतिवेदन से क्या अभिप्राय है? वर्तमान में कौन से ऐसे विषय हैं जिन पर प्रतिवेदन तैयार किया जाना चाहिए? यानी प्रतिवेदन से आपका क्या अभिप्राय है ये आपको बताना है, और वर्तमान में ऐसे कौन कौन से विषय हैं जिन पर आप प्रतिवेदन लिख सकते हैं। चलिए देखेंगे प्रतिवेदन से क्या अभिप्राय है। प्रतिवेदन एक लिखित दस्तावेज होता है जिसमें किसी विषय, घटना, समस्या, कार्यक्रम या गतिविधि का तथ्यों पर आधारित निष्पक्ष और क्रमबद्ध वर्णन किया जाता है। यानी कोई भी ऐसी घटना या कोई भी ऐसी जो समस्या है, क्रमबद्ध गतिशीलता या तथ्य हैं, उन पर आधारित एक तरह से नोट होता है जो क्रमबद्ध होता है, जिसमें निष्पक्षता होती है, क्रमबद्धता होती है। इस तरह के नोट को हम क्या बोलेंगे? प्रतिवेदन बोलेंगे। इसका उद्देश्य किसी विषय पर जानकारी एकत्रित कर उसे प्रस्तुत करना होता है। यानी ये किसी भी विषय पर जानकारी इकट्ठा करके उसे सामने लाना होता है ताकि उस पर निर्णय लिया जा सके या उचित कार्यवाही की जा सके, वही हमारा प्रतिवेदन होता है और इसीलिए किया जाता है। अब हम देखेंगे प्रतिवेदन आमतौर पर किसी संस्था, कार्यालय, प्रशासनिक निकाय, शोध कार्य या पत्रकारिता के क्षेत्र में तैयार किया जाता है। यानी जो प्रतिवेदन है वो संस्थाओं द्वारा, कार्यालय या फिर प्रशासनिक जो निकाय होते हैं, शोध कार्य होते हैं, पत्रकारिता होते हैं, ऐसे क्षेत्रों में तैयार किया जाता है। यह विषय को संक्षिप्त, स्पष्ट और सटीक रूप से सामने लाने का माध्यम है। यानी कोई भी विषय क्यों ना हो उसको संक्षिप्त, स्पष्ट और सटीक रूप से सामने लाने के लिए प्रतिवेदन किया जाता है। प्रतिवेदन में तटस्थ भाषा, औपचारिक शैली और साक्ष्य आधारित दृष्टिकोण अपनाया जाता है। यानी उसको पूरी तरीके से समझने का प्रयास किया जाता है, इसीलिए जो औपचारिक शैली है, तटस्थ भाषा है और संक्षिप्त आधार है उसका प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट अब हम देखेंगे प्रतिवेदन की विशेषताएं। अगर हम प्रतिवेदन की विशेषताओं की बात करें तो चलिए इसकी विशेषता देखेंगे। पहले हम देखेंगे तथ्यात्मकता, किस तरह से प्रतिवेदन पूरी तरह तथ्यों और आंकड़ों पर आधारित होता है। इसमें कल्पना या भावना का स्थान नहीं होता। यानी जो प्रतिवेदन है वो पूरी तरह से तथ्य और जो आंकड़े होते हैं, यानी जो सच और जो आंकड़े होते हैं उन पर आधारित होता है। ऐसा नहीं है हम कोई भी कल्पना करके या अपनी भावना को उसमें जोड़कर लिख दें, नहीं, जो हकीकत है हमें वही लिखना होता है। नेक्स्ट अब हम देखेंगे वस्तुनिष्ठता। प्रतिवेदन में लेखक का निजी मत नहीं बल्कि निष्पक्ष और संतुलन जानकारी प्रस्तुत की जाती है। यानी जो प्रतिवेदन है उसमें लिखने वाले का निजी मत कोई भी मायने नहीं रखता, नहीं लिखा जाता। उसमें जो संतुलित जानकारी होती है उसको ही लिखा जाता है। यानी जो ट्रू चीज़ें होती हैं बस उन्हीं को लिखा जाता है। नेक्स्ट अब हम देखेंगे संरचनात्मकता, किस तरह से इसमें भूमिका, मुख्य विवरण, निष्कर्ष और सुझाव जैसी भावनाएं स्पष्ट रूप से रूपरेखा होती है। ठीक है। नेक्स्ट अब हम देखेंगे लक्ष्य के अनुरूपता। प्रतिवेदन हमेशा किसी उद्देश्य की प्राप्ति हेतु तैयार किया जाता है, जैसे
निराकरण, मूल्यांकन या सूचना। यानी प्रतिवेदन कभी भी ऐसे ही नॉर्मली नहीं लिखा जाता, किसी ना किसी उद्देश्य या किसी ना किसी चीज़ की प्राप्त करने के लिए लिखा जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। आगे अब हम देखेंगे भाषा और शैली। प्रतिवेदन की भाषा सरल, स्पष्ट, औपचारिक और व्यवहारीकरण दृष्टि से शुद्ध होती है। यानी हम कह सकते हैं जो प्रतिवेदन होता है उसकी भाषा सरल होती है, स्पष्ट होती है, औपचारिक होती है और व्यवहारिक दृष्टि से शुद्ध होती है, ताकि सभी व्यक्ति उसे समझ सकें। अब हम देखेंगे प्रतिवेदन के प्रमुख प्रकार। अगर प्रतिवेदन के प्रमुख प्रकारों की बात करें तो पहला होता है हमारा प्रशासनिक प्रतिवेदन, जो कि हमारी सरकारी विभागों द्वारा लिखा जाता है। नेक्स्ट होता है हमारा शैक्षणिक प्रतिवेदन, जो कि हमारा शोध, सर्वेक्षण, परियोजनाओं में यूज होता है। ठीक है, नेक्स्ट होता है हमारा पत्रकारी प्रतिवेदन, जो कि हमारे खबरों व घटनाओं पर लिखा जाता है। नेक्स्ट होता है हमारा व्यावसायिक प्रतिवेदन, कंपनियों की वार्षिक रिपोर्ट, परियोजना का विवरण इसमें किया जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। आगे होता है हमारा समस्या आधारित प्रतिवेदन, किसी समस्या के कारण, प्रभाव या समाधान के लिए भी प्रतिवेदन लिखा जाता है। ठीक है, अब हम देखेंगे वर्तमान में प्रतिवेदन के योग्य विषय। यानी अगर हम आज की टाइम की बात करें तो ऐसे कौन कौन से विषय हैं जिन पर प्रतिवेदन लिखा जाता है। वर्तमान समय में समाज, देश और वैश्विक स्तर पर कई ऐसे ज्वलंत मुद्दे हैं जिस पर प्रतिवेदन तैयार करना अत्यंत आवश्यक है। इन विषयों पर लिखे गए प्रतिवेदन नीति निर्माण, जन जागरूकता और समस्या समाधान में सहायक होते हैं। यानी ऐसे विषयों पर लिखा जाता है जिसमें जन निर्माण, जन जागरूकता और समस्या समाधान से रिलेटेड होते हैं। कुछ प्रमुख सामायिक विषय निम्नलिखित हैं। अब ऐसे कौन कौन से विषय हैं चलिए देख लेते हैं। पहला हम देखेंगे जलवायु परिवर्तन और पर्यावरण संकट। यानी जो जलवायु परिवर्तन और पर्यावरण संकट है वो भी एक ऐसा विषय बन गया है। वनों की कटाई, प्रदूषण, जल स्रोतों की कमी, ग्लोबल वार्मिंग आदि ऐसे जो मुद्दे हैं उन पर हम प्रतिवेदन लिख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट अब हम देखेंगे महंगाई और बेरोजगारी, किस तरह से वर्तमान आर्थिक स्थिति में बढ़ती कीमतें और युवा के लिए रोजगार की चुनौती बढ़ने लगी हैं। ऐसे जो विषय हैं वो भी हमारे प्रतिवेदन का विषय बन जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट अब हम देखेंगे शिक्षा व्यवस्था की स्थिति, किस तरह से ऑनलाइन शिक्षा के प्रभाव, सरकारी विद्यालयों की स्थिति, शिक्षा की गुणवत्ता, ऐसे भी विषय जो हैं वो हम प्रतिवेदन में यूज करते हैं। चलिए आगे देखेंगे आगे कौन कौन से ऐसे मुद्दे हैं जो प्रतिवेदन में लिए जाते हैं। तो आप नेक्स्ट लिखेंगे डिजिटल तकनीक और डेटा सुरक्षा। इसमें आप लिखेंगे साइबर अपराध, निजता का उल्लंघन, डिजिटल शिक्षा व कार्य संस्कृति, ऐसे जो मुद्दे हैं वो भी हमारे प्रतिवेदन के आ जाते हैं। नेक्स्ट है हमारा स्वास्थ्य सेवा और जन संस्थाएं, किस तरह से ग्रामीण संस्थाएं, सरकारी अस्पतालों की दशा, टीकाकरण अभियान, मानसिक स्वास्थ्य, ऐसे जो विषय हैं उन पर भी प्रतिवेदन लिखा जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। आगे अब हम देखेंगे नेक्स्ट है हमारा महिला सुरक्षा और लैंगिक समानता, किस तरह से कार्यस्थल पर उत्पीड़न, घरेलू हिंसा, महिला सशक्तिकरण योजना की स्थिति, ऐसे जो मुद्दे हैं उन पर भी लिखा जाता है। नेक्स्ट अब हम देखेंगे भ्रष्टाचार और पारदर्शिता, सरकारी योजना में पारदर्शिता की कमी, घोटाले और जनहित याचिकाएं, ऐसे भी मुद्दे होते हैं। देखिए ये सारे मुद्दे आपको पता होने चाहिए क्योंकि आपके एग्जाम में ये सारे मुद्दे पूछे जाएंगे। तो आपको बहुत सारे ऐसे मुद्दे मैंने आपके सामने लेकर आई हूँ। तो आपको एटलीस्ट ये देखिए बहुत सारे हैं तो आपको 7 से 8 तो याद होने चाहिए। नेक्स्ट अब हम देखेंगे कृषि संकट और किसानों की आत्महत्या, किस तरह से न्यूनतम समर्थन मूल्य, प्राकृतिक आपदा, कर्ज, फसल बीमा समस्या, ये सभी जो है ये भी प्रतिवेदन के मुद्दे हो जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट अब हम देखेंगे शहरीकरण और आवास समस्या, किस तरह से सरल क्षेत्रीय रिहायशी संकट, स्टॉक सिटी योजना, ये सभी भी मुद्दे हो जाते हैं। नेक्स्ट अब हम देखें जनसंख्या वृद्धि और संसाधनों का दबाव, किस तरह से जनसंख्या नियंत्रण की नीति, संसाधनों का न्याय संगत वितरण, ये सभी जो मुद्दे हैं ये भी हम देख सकते हैं कि किस तरह से जो जनसंख्या का नियंत्रण है और संसाधनों का न्याय संगत वितरण होना चाहिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। आगे अब हम देखेंगे इस क्वेश्चन का निष्कर्ष। ठीक है, निष्कर्ष देख लेते हैं। निष्कर्ष में आप लिखेंगे प्रतिवेदन एक ऐसा औजार है जिससे किसी भी विषय की वस्तुनिष्ठता और विश्लेषणात्मकता जानकारी सामने लाई जा सकती है। यानी जो प्रतिवेदन है वो किसी भी विषय की जो वस्तुनिष्ठता, जो सच्चाई है, विश्लेषणात्मकता है, उसको सामने लाने के लिए किया जाता है। आज के समय में जब समाज, पर्यावरण, अर्थव्यवस्था, स्वास्थ्य और शिक्षा से जुड़ी समस्याएं जटिल होती जा रही हैं, ऐसे में उचित विषयों पर प्रभावी प्रतिवेदन तैयार करना नीति निर्माताओं, प्रशासकों, शोधकर्ताओं और समाज के लिए आवश्यक हो गया है। यानी आज की अगर हम बात करें तो हमारा जो समाज है, पर्यावरण है, अर्थव्यवस्था है, स्वास्थ्य, शिक्षा है, ऐसे जो विषय हैं वो बहुत ज़्यादा जटिल या ये कहें बहुत ज़्यादा कमज़ोर होते हैं या बहुत ज़्यादा उलझे हुए देख सकते हैं। तो इसी वजह से ऐसे विषयों पर जो
नीति निर्माताएँ हैं, प्रशासन है, शोधकर्ता हैं, उन्हें ऐसे विषयों पर लिखने की आवश्यकता है, ताकि इन विषयों पर जो प्रकाश है वो डाला जा सके। एक सटीक प्रतिवेदन जनहित, सुधार और विकास के मार्गों को प्रस्तुत करता है। क्यों प्रस्तुत करता है? क्योंकि देखिए, जो प्रतिवेदन है उसमें पूरी सच्चाई बताई जाती है। अगर मैं भी प्रतिवेदन लिखूँ एजुकेशन पर यानी शिक्षा पर, तो मैं बताऊँगी कि कितनी महिला, कितने लोग, किस स्टेट के कितने लोग पढ़े हुए हैं, कितनी महिला पढ़ी हुई है उस स्टेट की, कितने पुरुष पढ़े हुए हैं उस स्टेट के, और कितने बच्चों को स्कूल जाना अलाउ है, कितनों को नहीं जाना अलाउ है। जब ये डेटा निकल कर आएगा, तो आपको भी ये एहसास होगा कि हाँ, हमारी जो एजुकेशन है वो बहुत पीछे जा रही है। जिसकी वजह से क्या होता है, प्रतिवेदन एक तरह से मार्ग प्रस्तुत करता है कि हाँ, अब हमें आगे बढ़ने के लिए हमारी जो थोड़ा-सा कार्य है वो करना ही पड़ेगा, वरना हमारा देश बहुत ज़्यादा पीछे रह जाएगा, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक अनुच्छेद लेखन के लिए किन बातों का होना अनिवार्य है? यानी जब हम एक अनुच्छेद लेखन लिख रहे होते हैं, तो उस टाइम पे किन बातों का होना अनिवार्य है, या हमें किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए? चलिए देखते हैं अनुच्छेद लेखन के लिए आवश्यक तत्व। कौन-कौन से आवश्यक तत्व होते हैं? अनुच्छेद लेखन एक रचनात्मक प्रक्रिया है, जिसमें किसी एक विषय पर प्रतिबंध स्पष्ट और संक्षिप्त रूप से विचार व्यक्त किए जाते हैं। यानी ये जो है, ये एक तरह से रचनात्मक प्रक्रिया है, जिसमें किसी भी एक टॉपिक को लेकर अपने क्रमबद्ध तरीके से स्पष्ट और संक्षिप्त जो विचार हैं वो व्यक्त किए जाते हैं। यह भाषा और संप्रेषण के क्षेत्र में अभिव्यक्ति का एक महत्वपूर्ण माध्यम है। एक अच्छा अनुच्छेद लेखन प्रभावी संप्रेषण, सटीक भाषा और सटीक उद्देश्य पर आधारित होता है। यानी अगर किसी भी हम अनुच्छेद को अच्छा कहना चाहते हैं, तो उसमें संप्रेषण में जो सटीक भाषा है, स्पष्ट जो उद्देश्य है वो होना आवश्यक होता है। तभी वो एक अच्छा अनुच्छेद कहलाएगा। एक सफल और प्रभावी अनुच्छेद लेखन के लिए निम्नलिखित बातों का ध्यान रखना अनिवार्य है। अब ऐसी कौन-कौन सी बातें हैं जो एक अच्छा अनुच्छेद लिखने के लिए आवश्यक है? तो पहला हम देखेंगे एकता। किस तरह से अनुच्छेद में विचारों की एकरूपता होनी चाहिए। पूरा अनुच्छेद एक ही मुख्य विषय पर केंद्रित हो, विषय से भटक कर पाठक की समझ को प्रभावित करता है। यानी देखिए, पूरा ही जो अनुच्छेद होगा वो एक ही टॉपिक पर होगा। ऐसा नहीं है कि आप अलग-अलग टॉपिक पर लिख दो, कि एक बात आपने यहाँ शुरू करी, दूसरे फिर टॉपिक पे आ गए, फिर तीसरे टॉपिक पे आ गए, नहीं। जो ये वाला टॉपिक है, इसी पर पूरा अनुच्छेद बेस होना चाहिए। इस तरह से अनुच्छेद जो हैं वो लिखे जाते हैं। दूसरा आप लिखेंगे संक्षिप्तता। किस तरह से अनुच्छेद छोटा, सटीक और विषय केंद्र होना चाहिए। अनावश्यक विस्तार या प्रासंगिक बातें नहीं होनी चाहिए। यानी जो अनुच्छेद है वो छोटा हो, सटीक हो और जो विषय केंद्र होना चाहिए। ऐसा नहीं है तुम उसमें फालतू की बातें करे जा रहे हो, जो जिसकी आवश्यकता नहीं है वो बताए जा रहे हो, तो ऐसे नहीं होना चाहिए। थर्ड आप लिखेंगे स्पष्टता। भाषा सरल, स्पष्ट और व्याकरण की दृष्टि से शुद्ध होनी चाहिए। पाठक बिना किसी भ्रम के लेखन के विचारों को समझ सके। यानी जो भी सरल भाषा का यूज़ होना चाहिए, स्पष्ट होना चाहिए, और व्याकरण जो होना चाहिए वो पूरी तरह से शुद्ध होना चाहिए। ऐसा नहीं है आप ऐसे वर्ड्स का यूज़ कर दो कि पढ़ने वाले को खुद समझ में ना आए। तो ऐसे वर्ड्स, ऐसी चीज़ों का यूज़ होना चाहिए कि अगर पढ़ने वाला पढ़े तो उसे सीधे सीधे सारी चीज़ें समझ में आ जाएं। ठीक है, नेक्स्ट अब हम देखेंगे क्रमबद्धता। विचारों का क्रम तार्किक और स्वाभाविक हो, आरंभ, मध्य और अंत स्पष्ट हो, ताकि पाठक को अनुच्छेद का प्रभाव समझ में आ जाए। यानी देखिए, जो भी हमारा लिखने का तरीका है या जो भी चीज़ है, वो एक तो विचारों का तार्किक होना चाहिए। ऐसा नहीं है आपने यहाँ से शुरू करा और कहीं और पहुँच गए, ठीक है? तो विचारों में एक तरह से तार्किक होनी चाहिए, स्वाभाविकता की होनी चाहिए। ऐसा नहीं है आज बच्चा पैदा हुआ और कल उसने 100 करोड़ कमा लिए, तीसरे दिन उसका बचपना आ गया, तो ऐसी चीज़ें नहीं होनी चाहिए। पहले भई बच्चा पैदा हुआ है तो उसका बचपना आएगा, बाद में वो पैसे कमाएगा, ठीक है? तो इस तरह से होना चाहिए। आरंभ कैसे हो रहा है ये पता चलना चाहिए, मध्य कहाँ है ये पता चलना चाहिए पढ़ने वाले को, और अंत कहाँ है ये भी पता चलना चाहिए। इस हिसाब से जो अनुच्छेद हैं वो लिखे जाते हैं। नेक्स्ट अब हम देखेंगे मुख्य वाक्य का प्रयोग। किस तरह से प्रत्येक अनुच्छेद की शुरुआत एक ऐसे वाक्य से होनी चाहिए जो पूरे अनुच्छेद का सार हो। इसे मुख्य वाक्य कहते हैं। यानी एक हेडलाइन होनी चाहिए, जिस हेडलाइन को पढ़ के पढ़ने वाले को पता चल जाए कि क्या हम पढ़ने वाले हैं। तो इसलिए जो मुख्य एक तरह से जो हेडलाइन होती है वो होनी ज़रूरी है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे।
आगे अब हम देखेंगे उचित शब्द चयन। किस तरह से शब्दों का चयन विषय और पाठकों के अनुसार होना चाहिए। शब्द सरल, सटीक और प्रभावशाली हों। ऐसा नहीं है आप फालतू के वर्ड्स यूज़ कर रहे हैं जिनकी कोई आवश्यकता ही नहीं है। शब्द जो हैं वो हमेशा सरल होने चाहिए, सटीक होने चाहिए और प्रभावशाली होने चाहिए, ताकि कम वर्ड्स में ज़्यादा बात की जा सके। ठीक है, नेक्स्ट अब हम देखेंगे निष्पक्षात्मक संपादन। किस तरह से अनुच्छेद का अंत ऐसे हो जो पूरे विचारों को संक्षिप्त में प्रस्तुत करे और पाठकों के मन में विषय की स्पष्टता छोड़ दे। यानी ऐसी सारी चीज़ें होनी चाहिए कि जब पाठक उस चीज़ को पढ़ना बंद करे तो उसे तब भी विषय की जो स्पष्टता है कि हाँ किस बारे में था वो अनुच्छेद उसे मालूम हो। ठीक है, अब हम देखेंगे निष्कर्ष। निष्कर्ष में आप लिखेंगे एक प्रभावशाली अनुच्छेद लेखन के लिए आवश्यक है इस उसमें विषय की एकता, विचारों की क्रमबद्धता, भाषा की स्पष्टता और संक्षिप्तता हो। यानी कोई भी अनुच्छेद बिल्कुल स्पष्ट होना चाहिए ताकि उसमें एकता, विषय की जो विचार होते हैं उनकी क्रमबद्धता और भाषा की स्पष्टता साफ साफ दिखाई दे, संक्षिप्तता दिखाई दे। यदि उपयुक्त तत्वों का पालन किया जाए तो अनुच्छेद रोचक, प्रभावी और संप्रेषण बन सकता है। और अगर हम इन सभी तत्वों जो कि अभी हमने देखे उनका प्रयोग करेंगे, जो हमारा अनुच्छेद है वो रोचक बनेगा, प्रभावी बनेगा, जिससे पढ़ने वालों को भी इंटरेस्ट आएगा। अनुच्छेद लेखन न केवल लेखन कौशल को विकसित करता है बल्कि विचारों की अभिव्यक्ति को भी धन प्रदान करता है। यानी जो हमारा अनुच्छेद लेखन है वो सिर्फ हमारा जो लिखने का कौशल होता है, यानी जो राइटिंग वाली जो कला होती है उसको ही विकसित नहीं करता, बल्कि जो हमारे अभिव्यक्ति होती है या व्यक्तिगत विचार होते हैं उनको भी अच्छा बनाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा एक सफल और सुदृढ़ ब्लॉग लेखन के लिए क्या विशेषताएं होनी चाहिए। यानी अगर हम एक सफल और सुदृढ़ ब्लॉग लेखन की बात करें कि ब्लॉग लेखन के लिए क्या क्या विशेषताएं होनी चाहिए। देखिए ये जो क्वेश्चन है इसमें हम ब्लॉग लेखन के बारे में मेनली बात करने वाले हैं। तो अगर कोई भी ब्लॉग लेखन से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आए तो उसमें आप ये कोट कर सकते हैं। ठीक है, एक सफल और साधारण ब्लॉग लेखन के लिए क्या क्या विशेषताएं होनी चाहिए, चलिए देखेंगे। ब्लॉग लेखन आज के डिजिटल युग में अभिव्यक्ति का प्रभाव और लोकप्रिय माध्यम बन चुका है, क्योंकि आजकल बहुत सारे लोग हैं जो ब्लॉग लेखन जो है या ब्लॉग राइटिंग जो है वो करते हैं, जिससे उनकी अभिव्यक्ति को प्रभावित या लोगों के सामने प्रस्तुत करने में अच्छा लगता है या एक तरह से मौका मिलता है। यह एक ऐसा ऑनलाइन मंच है जहां लेखक अपने विचार, अनुभव, जानकारी और भावनाओं को व्यापक पाठक वर्ग के सामने प्रस्तुत करता है। और ये एक तरह से ऐसा मंच है जहाँ लेखक जो है वो अपने जो विचार होते हैं, अपने जो अनुभव होते हैं, जानकारी होती है, उन्हें पाठकों यानी जो पढ़ने वाले हैं उन तक पहुँचाता है। जैसे कि मैं भी ब्लॉगिंग करती हूँ, आपने देखा होगा, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, जहाँ आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड सारी ब्लॉगिंग मिल जाती है। सफल ब्लॉग लेखन के लिए केवल लेखन शैली ही नहीं बल्कि तकनीकी समझ, प्रस्तुति कौशल और पाठक की रुचियां भी समझ आवश्यक है। यानी देखिए जो एक प्रभावी और ये कहें अच्छा जो कौशल होता है या अच्छा जो ब्लॉगिंग होते हैं उसके लिए तकनीकी समझ ही नहीं बल्कि जो प्रस्तुति कौशल है और जो पाठक की रुचियां हैं वो भी इम्पॉर्टेंट है कि पाठक जो है वो किस चीज़ में अपना इंटरेस्ट दिखाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। आगे अब हम देखेंगे एक सुदृढ़ और प्रभावशाली ब्लॉग तैयार करने के लिए निम्नलिखित विशेषताओं की होना आवश्यक है। अब ऐसी कौन कौन सी विशेषता हैं जो एक अच्छा ब्लॉग लिखने के लिए आवश्यक होती हैं। तो पहला आप लिखेंगे आकर्षक शीर्षक। किस तरह से ब्लॉग का शीर्षक रोचक, सार्व गंभीरता और जिज्ञासापूर्ण होना चाहिए ताकि पाठक उसे पढ़ने के लिए प्रेरित हो। यानी जो भी आपका टाइटल हो या ये कहूँ जो शीर्षक है, जो आपकी हेडिंग है, वो अच्छी होनी चाहिए, जिज्ञासापूर्ण होनी चाहिए। ऐसा ना हो बोरिंग सी हो, क्योंकि बोरिंग सी होगी तो कोई भी पाठक उसे पढ़ना ही पसंद नहीं करेगा। अंदर चाहे कितना भी आपने इंटरेस्टेड या मिर्च मसाला लगा के बनाया हो, लेकिन अगर उसकी हेडिंग ही अच्छी नहीं है तो कोई भी उसे नहीं पढ़ेगा। ठीक है, इसलिए पहले ही विशेषता ये है कि हेडिंग अच्छी होनी चाहिए। नेक्स्ट है हमारा स्पष्ट उद्देश्य। ब्लॉग का उद्देश्य निश्चित और स्पष्ट होना चाहिए, जैसे सूचना देना, मनोरंजन करना, प्रेरित करना या विचार व्यक्त करना। नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपने ब्लॉग लिखना शुरू करा, पहले सूचना देना शुरू किया, फिर वो जो ब्लॉग है वो मनोरंजन की ओर चला गया, फिर वो प्रेरित करने लगा। नहीं, एक ब्लॉग या तो सूचना दे सकता है या मनोरंजन कर सकता है या प्रेरित कर सकता है या विचार व्यक्त कर सकता है। तो इनमें से कोई भी एक ही
होना चाहिए, जो उद्देश्य है वो स्पष्ट होना चाहिए। नेक्स्ट अब हम देखेंगे सरल और प्रभावशाली भाषा। भाषा सहज, स्पष्ट, व्याकरणीय, संपन्न और पाठकों के स्तर के अनुसार होनी चाहिए। ऐसा नहीं है जो पाठक हैं वो लो लेवल की जो भाषा है उसका यूज़ करते हैं और आप उसमें हाई लेवल की उन्हें भाषा दे रहे हैं, तो वो उन्हें समझ में ही नहीं आएगी। कठिन शब्दों से परहेज़ करना चाहिए और जो वर्ड जो होते हैं हार्ड वर्ड, उनका परहेज़ करना चाहिए, उनको कम यूज़ करना चाहिए। ऐसा नहीं है आप हार्ड वर्ड का ही अंधाधुंध यूज़ कर रहे हैं और पढ़ने वाले को कुछ समझ में ही नहीं आ रहा, ठीक है। नेक्स्ट आप इसमें लिखेंगे पाठक के संवाद। किस तरह से ब्लॉग इस प्रकार लिखा जाना चाहिए कि वह पाठक के संवाद करे, प्रश्न पूछे, उदाहरण दे और पाठक को सोचने पर मजबूर करे। यानी ऐसा नहीं है कि आप स्टोरी सी बनाए जा रहे हो, पढ़ने वाले का इंटरेस्ट भी नहीं है। ऐसे लिखो कि पाठक जो पढ़ रहा है वो अपने आप से सवाल पूछने पे मजबूर हो जाए, उदाहरण देने पर मजबूर हो जाए, ताकि उसका जो इंटरेस्ट है वो बढ़ सके, ठीक है। नेक्स्ट अब हम देखेंगे विषय की प्रासंगिकता। विषय सांसारिक, जानकारीपूर्ण और पाठक की ज़रूरतों के अनुरूप होना चाहिए। यानी जो भी विषय हो प्रासंगिक होना चाहिए, सामयिक होना चाहिए और जानकारीपूर्ण होना चाहिए, ताकि उससे जानकारी मिल सके। विषय में नवीनता होनी चाहिए और ऐसा नहीं है आप किसी पिटे जो पॉइंट्स हैं उन्हीं को बार बार लिख रहे हैं, उनमें नवीनता, नई नई चीज़ें होनी चाहिए। नेक्स्ट अब हम देखेंगे ठोस सामग्री। किस तरह से ब्लॉग में दिए गए तथ्यों, आंकड़ों या विचारों की प्रामाणिकता होनी चाहिए। गहराई से की गई जानकारी लेखन की विश्वसनीयता होती है। यानी देखिए जो हम लिख रहे हैं वो एक तरह से तथ्य होना चाहिए, आंकड़ों पर आधारित होना चाहिए। ऐसा नहीं है झूठ मूठ कुछ भी लिख दिया, नहीं। जो जानकारी गहराई से सच हो या जिस पे विश्वास किया जा सके, ऐसी चीज़ें हमें लिखनी चाहिए, क्योंकि लोग हम पे भरोसा कर कर हमारी चीज़ों को देखते हैं या पढ़ते हैं, तो हमें उनका भरोसा कायम रखना होता है। ऐसा नहीं है हम उन्हें झूठ बातें या फिर झूठ फेक चीज़ें दिखा दें। तो इस चीज़ का हमें परहेज़ करना चाहिए, लिखने वालों को भी, पढ़ने वालों को भी, ठीक है। नेक्स्ट अब हम देखेंगे अनुच्छेदों की क्रमबद्धता। किस तरह से लेखन को छोटे छोटे अनुच्छेदों में बांटना चाहिए, ताकि पाठक को पढ़ने में आसानी हो और विषय प्रभाव बन सके। यानी जो भी हमारे लेखन है या जो भी हम लिख रहे हैं उसे छोटे छोटे अनुच्छेदों में बांट दिया जाना चाहिए, ताकि पढ़ने वाले को इंटरेस्ट भी आए और वो उसे आसानी से पढ़ ही ले। अगर पूरी ही चीज़ें एक ही पैराग्राफ में हो, देखिए अगर मैं एग्जांपल के लिए आपका ये क्वेश्चन ही लूँ, पूरा मैं पैराग्राफ में लिख देती, क्या आपको उसे पढ़ने या फिर सुनने में ज़रा सा भी इंटरेस्ट आता कि ये तो पूरा पैराग्राफ है। बट यहाँ मैंने हेडिंग्स का यूज़ किया है सब जगह, तो इससे आपको याद करने में, पढ़ने में और सुनने में भी इंटरेस्ट होगा। तो इसी तरह से जो हमारा ब्लॉग है वो भी इसी तरीके से लिखा जाता है। नेक्स्ट अब हम देखेंगे दृढ़ सामग्री का उपयोग। किस तरह से जहाँ संभव हो वहाँ चित्र, चार्ट, वीडियो या लिंक शामिल किए जाएं, ताकि ब्लॉग अधिक रोचक और जानकारीपूर्ण हो। यानी देखिए जो भी हमारे ये लेखन है उसमें अगर संभव है तो हम चित्र का, चार्ट का, वीडियो का, लिंक का, इनका प्रयोग कर सकते हैं, ताकि जो हमारा ब्लॉग है वो छोटा हो और जानकारीपूर्ण अच्छे से हो सके। नेक्स्ट अब हम देखेंगे शिक्षा और संपादन। किस तरह से ब्लॉग प्रशासनिक करने से पहले उसे सावधानीपूर्ण पढ़कर त्रुटियों को सुधारना चाहिए। यानी देखिए जब हमने ब्लॉग लिख दिया तो ऐसा नहीं है हम उसे डायरेक्ट पब्लिश कर दें, नहीं, पहले खुद रीड आउट करना चाहिए, ताकि जो उसकी त्रुटियां हैं, जो भी कमियां हैं, हम उन्हें सुधार सकें। नेक्स्ट अब हम देखेंगे पाठकों से संवाद और प्रतिक्रिया। किस तरह से ब्लॉग पर पाठकों टिप्पणियों को उत्तर देना, उनके संवाद बनाए रखना ब्लॉग की लोकप्रियता बढ़ाने में सहायक होता है। यानी देखिए जो भी हम लोग लिखते हैं उस पर टिप्पणी करना, संवाद करना, ये ब्लॉग की जो विश्वसनीयता है, लोकप्रियता है, उसको बनाए रखता है, ठीक है। चलिए एक सफल ब्लॉग वही होता है जो विषय की गहराइयों के साथ साथ पाठकों की रुचि, भाषा की सहजता और प्रस्तुति की प्रभावशालीता को ध्यान में रख कर लिखा जाए। तभी हमारा जो वो ब्लॉग है वो एक तरह से सफल और प्रभावशाली बन पाएगा, ठीक है। ताकि जो लिखने वाला है वो पढ़ने वाले की जो रुचि है, भाषा है, सहजता है, प्रासंगिकता है, इन सभी को ध्यान में रख सके। यदि उपयुक्त विशेषताओं का पालन किया जाए तो ब्लॉग न केवल पाठनीय होता है बल्कि व्यापक पाठक
वर्ग तक पहुँचने में सफल होता है। यानी देखिए, अगर ब्लॉग को अच्छे से लिखा जाए तो वो केवल पाठनीय, पढ़ने लायक नहीं, बल्कि जो व्यापक पाठक होते हैं, ऐसा वर्ग जो बहुत पढ़ता है वहाँ तक पहुँच जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, डायरी लेखन की भाषा पर विचार कीजिए। यानी जो डायरी लेखन होती है उसकी भाषा कैसी होनी चाहिए, ये आपको बताना है। तो देखिए, डायरी लेखन से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आए, आप इस सारी चीज़ों को लिख सकते हैं। तो हम पहले देखेंगे डायरी लेखन की भाषा पर विचार किस तरह से। पहले हम देखेंगे डायरी लेखन एक आत्म केंद्रित लेखन शैली है। यानी जो डायरी लेखन होती है वो एक आत्म केंद्रित लेखन शैली होती है, क्योंकि हम डायरी में सिर्फ अपने बारे में, अपने जो अनुभव हैं, अपने जो विचार हैं, उनको व्यक्त करते हैं, जिसमें व्यक्ति अपने दैनिक अनुभवों, विचारों, भावनाओं, मनोभावों तथा घटनाओं को व्यक्तिगत रूप से लिखता है। यानी जो डायरी होती है उसमें हम अपनी जो दैनिक जीवन की जो चीज़ें होती हैं, विचार होते हैं, अनुभव होते हैं, भावनाएं होती हैं, घटनाएं होती हैं, उन्हीं सबको लिखते हैं। यह लेखन किसी बाहरी पाठक के लिए नहीं, बल्कि स्वयं के लिए ही लिखा जाता है। यानी इसे कोई और नहीं पढ़ सकता। ऐसा नहीं है कि हम लोग डायरी लिखते हैं और किसी और को दे देते हैं कि हाँ भैया पढ़ लो, या पब्लिश करते हैं। नहीं, जो डायरी लेखन होती है वो स्वयं के लिए ही होती है, खुद अपने लिए ही लिखते हैं। इसीलिए इसकी भाषा भी अन्य लेखन शैलियों की तुलना में अधिक स्वतंत्र, आत्मीय, भावनात्मक और आत्म प्रकाशन होती है। यानी इसी वजह से अगर हम किसी और को दिखाएंगे तो हमें ये लगता है कि हाँ, भाषा अच्छी होनी चाहिए, हमें शब्दों का चयन सही से करना है। बट जब हम खुद के लिए ही लिख रहे हैं, किसी को दिखाना ही नहीं है, तो हम यहाँ पर अधिक स्वतंत्रता देख सकते हैं, आत्मीयता देख सकते हैं, भावनात्मकता को देख सकते हैं, क्योंकि हम यहाँ अपनी जो भाव होते हैं, अपनी जो भाषा होती है उसका प्रयोग करते हैं, अपनी जो फीलिंग्स होती हैं उनको जाहिर करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट अब हम देखेंगे डायरी लेखन की भाषा का मुख्य उद्देश्य यह होता है कि व्यक्ति अपने मन की बात स्पष्ट, ईमानदारी और सहजता से अभिव्यक्त कर सके। डायरी इसीलिए लिखी जाती है कि जो व्यक्ति है वो अपने मन की जो बातें हैं उन्हें ईमानदारी से, स्पष्टता से और अपनी संतुष्टि से लिख सके। इसीलिए जो डायरी लेखन होता है उसकी भाषा भी अपनी भाषा के जैसे, यानी जैसे हम चाहें वैसे लिख सकते हैं। ठीक है, अगर हम डायरी लेखन की भाषा की विशेषताओं की बात करें तो चलिए इसकी भाषा की जो विशेषता है उसको देख लेते हैं। पहला हम देखेंगे सहज और स्वाभाविक भाषा। किस तरह से सहज और स्वाभाविक भाषा होती है, इसमें आप लिखेंगे डायरी लेखन में भाषा औपचारिक नहीं होती, बल्कि सरल, बोलचाल की और अपने आप से बात करने जैसी होती है। यानी जो डायरी लेखन होती है उसकी भाषा औपचारिक नहीं होती कि हाँ हमें गुड इवनिंग, गुड मॉर्निंग, सर, मैम इस तरह से लिखना होगा। नहीं, वो अनौपचारिक होती है, जैसे खुद से ही हम बात कर रहे हैं। डायरी लेखन का अर्थ ये होता है कि एक बार खुद से ही अपनी चीज़ें बताना, या अपनी चीज़ें अपने आप को ही लिखना, या अपने आप को लिख कर बताना, वही हमारी डायरी लेखन होती है। ठीक है, नेक्स्ट अब हम देखेंगे भावनात्मकता और आत्मीयता। किस तरह से भावनात्मकता और आत्मीयता होती है इसको देखेंगे। इसमें आप लिखेंगे लेखक अपने विचारों और भावनाओं को खुलकर अभिव्यक्त करता है। इसमें हर्ष, विश्वास, क्रोध, प्रेम आदि भावनाएं स्वाभाविक रूप से प्रकट होती है। यानी जो व्यक्ति होता है वो अपनी भावनाओं को खुलकर बताता है उस डायरी में। उसकी जो हर्ष है, विमर्श है, क्रोध है, प्रेम है, सबको लिखता है, सबको प्रकट करता है। कुछ आपने गर्ल्स या बॉयज़ देखे होंगे, अगर वो किसी से मिलते हैं न्यू पर्सन से, तो उसके बारे में वो लिखते हैं, अपनी जो फीलिंग्स होती हैं वो भी लिखते हैं अपनी डायरी में कि हाँ उस इंसान को देख के या उस इंसान से मिलकर हमें ऐसा फील हुआ। अगर उन्हें किसी चीज़ को देख के गुस्सा आता है तो वो उसको भी लिखते हैं कि हाँ भैया उस इंसान ने ऐसे किया, या फिर मुझे उसे देख के इतना गुस्सा आया। इस तरह से अपनी जो डायरी है वो लिखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट अब हम देखेंगे व्यक्तिनिष्ठ भाषा। किस तरह से डायरी लेखन आमतौर पर मैं शैली में लिखते हैं, जिसमें वह अपने अनुभवों से सीधे व्यक्त कर सकते हैं। यानी जो हम डायरी लिखते हैं मैं शैली में लिखते हैं, यानी मैंने ऐसे किया, मैंने वो देखा, मैं वहाँ गई, मैंने ये किया, मेरी फ्रेंड ये, मेरी फ्रेंड ने ये किया, मैंने आज उसे देखा। इस टाइप के जो वर्ड्स होते हैं, या जहाँ हम मैं का यूज़ करते हैं कि हाँ मैंने आज स्टडी की, मैंने आज इतने जो गोल्स हैं वो प्राप्त कर लिए, या मैंने आज इतनी वीडियोज़ बनाई। इस तरह से हम इस वर्ड का, या इस तरह से हम डायरी लेखन करते हैं। उसमें कभी भी उसका या वह का या ऐसी वर्ड्स का यूज़ नहीं होते, ज़्यादातर मैं का यूज़ करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट अब हम देखेंगे संक्षिप्तता और स्पष्टता। भाषा लंबी चौड़ी नहीं होती, बल्कि संक्षिप्त और स्पष्ट होती है। लेखन जो महसूस करता है वही लिखता है। यानी कोई भी लंबा चौड़ा, बढ़ा चढ़ा कर कुछ नहीं लिखता, बल्कि जो उसकी रियल फीलिंग्स होती हैं वो वही लिखता है। नेक्स्ट अब हम देखेंगे रचनात्मक स्वतंत्रता। डायरी लेखन में लेखक को भाषा, शैली या व्याकरण के कठोर नियमों का पालन आवश्यक नहीं है। यह लेखन की निजी रचना होती है। यानी अगर हम डायरी लेखन कर रहे हैं
तो उसमें जो व्याकरण है या ये कहें जो कठोर नियम होते हैं उनका पालन करने की आवश्यकता नहीं होती। जो हमारा मन है, जैसे हमारा मन है वैसे लिख सकते हैं। अब देखिए लिखते समय हमें कॉमा का यूज़ करना चाहिए, बट डायरी लेखन में हम कॉमा का यूज़ करें ये ज़रूरी नहीं है, फुल स्टॉप का यूज़ करें ये ज़रूरी नहीं है। वो हमारी मर्ज़ी है, अगर हम चाहें तो करें, अदरवाइज़ कोई भी एक तरह से कठोर नियम नहीं होता कि करना ही होगा। ठीक है, नेक्स्ट अब हम देखेंगे व्याकरणीय अनुशासन का लचीलापन। यहाँ व्याकरणीय संबंधी कठोरता नहीं होती, परंतु वाक्य व्यास इतना स्पष्ट होना चाहिए कि भविष्य में स्वयं लेखन उसे पढ़कर समझ सके। यानी देखिए यहाँ पर व्याकरणीय जो कठोरताएं होती हैं वो बिल्कुल नहीं होती। ठीक है, आप अपनी मर्जी से लिख सकते हैं, लेकिन एक शर्त होती है कि आप जो भी लिख रहे हैं वो स्पष्ट होना चाहिए, ताकि जब आप फ्यूचर में उस डायरी को खोलो या उस डायरी को पढ़ो, उस पेज को पढ़ो, तो आपको समझ में आ जाए कि आपने लिखा क्या था, और आपको पता चल जाए या आपको वो फील हो जाए कि हाँ उस टाइम पे ऐसी सिचुएशन थी जब मैंने ये चीज़ लिखी थी। तो इसलिए सारी चीज़ें स्पष्ट होनी चाहिए। चलिए अब हम देखेंगे इस क्वेश्चन का निष्कर्ष। निष्कर्ष में आप लिखेंगे डायरी लेखन की भाषा अत्यंत व्यक्तिगत, आत्मीय, सरल और भावप्रेरण होती है। इसमें लेखक किसी दिखावे या पाठ्य अपेक्षा से संबंध नहीं होता है, वह जैसा सोचता है वैसा ही शब्दों में व्यक्त करता है। यानी यहाँ पर कोई भी दिखावे या फिर सजावट की आवश्यकता ही नहीं होती, वो जैसा सोचता है, जैसी उसकी थिंकिंग है, क्योंकि देखिए हर व्यक्ति की अपनी अलग थिंकिंग होती है, अपना अलग नज़रिया होता है देखने का, तो वो उस नज़रिए को, अपनी उस थिंकिंग को एज इट इज़ लिखता है। कि डायरी लेखन की भाषा को लेखक की आत्मा की भाषा भी कहा जाता है। इसी वजह से जो डायरी लेखन है उसे लेखक की जो आत्मा की भाषा है उसे भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर दिखावा या फिर झूठ नहीं होता। यह न केवल आत्म अभिव्यक्ति का माध्यम है, बल्कि मानसिक शांति और आत्मचिंतन का जरिया भी है। क्योंकि देखिए हर व्यक्ति या फिर हर इंसान के पास ऐसा कोई पर्टिकुलर पर्सन नहीं होता कि वो अपनी हर चीज़ उससे शेयर कर सके। इसीलिए डायरी लेखन के टाइम पे, या ये कहूँ डायरी लिखने के बाद, उसे शांति, आत्मचिंतन की जो वो प्राप्ति है वो हो पाती है। इसी वजह से लोग जो हैं वो डायरी लिखना पसंद करते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा संपादकीय लेखन का स्वरूप स्पष्ट करते हुए इसकी भाषा पर विचार कीजिए। यानी जो हमारा संपादकीय लेखन होता है, इसकी जो स्पष्टता है, इसको बताते हुए जो इसकी भाषा होती है इस पर विचार करना है। देखिए संपादकीय लेखन भी इम्पॉर्टेंट है, तो आपको ये क्वेश्चन आना चाहिए, क्योंकि आप अगर क्वेश्चन पेपर देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि संपादकीय लेखन के बारे में भी पूछा गया है। संपादकीय लेखन का स्वरूप, अगर भाषा की बात करें तो चलिए देखेंगे। संपादकीय लेखन समाचार पत्र या पत्रिका का वह महत्वपूर्ण भाग होता है जिसमें किसी समसामयिक विषय पर संपादक या विशेषज्ञ का विश्लेषणात्मक, विश्वासपूर्ण और संतुलित दृष्टिकोण प्रस्तुत किया जाता है। यानी ये जो है ये एक समाचार पत्र या पत्रिका का एक महत्वपूर्ण हिस्सा होता है, जिसमें सामयिक विषय या फिर संपादकीय या फिर विशेषज्ञ के जो विचार होते हैं उनको प्रस्तुत किया जाता है, उनके दृष्टिकोण को रखा जाता है। इसका उद्देश्य पाठकों को विषय की गहराइयों से जानकारी देना, समाज को दिशा देना और जनमत को जागरूक व प्रभावित करना होता है। यानी पर्टिकुलर एक विषय के बारे में गहराई से जानकारी देना, समाज को दिशा देना, जो जनता है उसे जागरूक करना, इसका विषय या फिर उद्देश्य हो सकता है। ठीक है, आगे देखेंगे। संपादकीय लेखन किसी समाचार पत्र या पत्रिका के संपादकीय पृष्ठ पर प्रमुखता से प्रकाशित होते हैं। यानी हम इसे किसी भी समाचार पत्र या पत्रिका में प्रमुखता से प्रकाशित होते हुए देख सकते हैं, और इसका विशेष महत्व होता है क्योंकि यह पत्र की विचारधारा और दृष्टिकोणों को दर्शाता है। और ये जो पत्र होता है इसकी जो विचारधारा होती है, दृष्टिकोण है, उस दिखाने या दर्शाने का कार्य करता है। नेक्स्ट अब हम देखेंगे संपादकीय लेखन का स्वरूप। यानी जो संपादकीय लेखन होते हैं उनका स्वरूप कैसा होता है, किस तरह से लिखे जाते हैं। तो पहले हम देखेंगे विषय की प्रासंगिकता, किस तरह से संपादकीय हमेशा जिस ज्वलंत समाजकीय और जन सरोकार से जुड़े विषयों पर आधारित होते हैं, जैसे महंगाई, बेरोजगारी, जलवायु परिवर्तन, चुनाव, अंतर्राष्ट्रीय संबंध, इसी तरह के जो विषय होते हैं उनसे हम जो संपादकीय लेखन होता है वो लिखा जाता है। यानी जो महंगाई हो गई, बेरोजगारी हो गई, जलवायु परिवर्तन हो गया, चुनाव हो गया, अंतर्राष्ट्रीय संबंध हो गए, ऐसे ही विषयों पर हम लिखते हुए देख सकते हैं। ठीक है, आगे अब हम चलेंगे। नेक्स्ट अब हम देखेंगे तथ्य और तर्कों पर आधारित विश्लेषण, किस तरह से संपादकीय लेखन भावनात्मक नहीं बल्कि तथ्यपूर्ण और तर्कसंगत होते हैं। यानी हम इसमें जो भावनात्मक पूर्ण ना होकर ये तथ्य और तर्कों पर आधारित होते हैं। ऐसा नहीं है हम भावनाओं में बहकर कुछ भी लिख दें या अपनी भावनाएं लिख दें कि नहीं भैया उसने मर्डर किया लेकिन उसकी मजबूरी थी, तो उसकी मजबूरी नहीं देखेंगे, बल्कि हम देखेंगे
उसने मर्डर किया है भैया, उसे जेल होनी चाहिए। जो तथ्य और तर्कसंगत है उस चीज़ को देखते हैं। इसमें प्रस्तुत विचारों को ठोस तथ्यों और आंकड़ों के आधार पर पुष्टि की जाती है, और जो हमारे प्रस्तुत आंकड़े होते हैं या फिर तथ्य होते हैं उन्हीं के आधार पर जो निष्कर्ष है वो निकाला जाता है। नेक्स्ट अब हम देखेंगे दृष्टिकोणों की स्पष्टता। लेखक में संपादक या लेखन का दृष्टिकोण स्पष्ट रूप से उभरता है, लेकिन वह संतुलित और विवेकपूर्ण होता है ताकि पाठक किसी निष्कर्ष तक पहुंच सकें। यानी लेखक के जो संतुलन है उसको भी बनाए रखना होता है ताकि जो पढ़ने वाला है वो किसी निष्कर्ष पे निकल सके। ऐसा नहीं है आप एक तरफ उसकी बुराइयां कर रहे हैं, दूसरी तरफ उसकी अच्छाइयां भी कर रहे हैं, दोनों में कोई यही नहीं है, पता ही नहीं चल रहा पढ़ने वाले को कि इसका निष्कर्ष क्या निकालें, वो इंसान अच्छा है या बुरा है। तो इस वजह से जो लिखने वाला होता है यानी जो लेखक होता है उसको इन सारी चीज़ों का ध्यान रखना होता है ताकि पढ़ने वाला किसी निष्कर्ष पे पहुंच सके। नेक्स्ट अब हम देखेंगे संरचना का अनुशासन। किस तरह से संपादकीय लेखन में एक निश्चित संरचना होती है। जब हम संपादकीय लेखन कर रहे होते हैं तो एक निश्चित संरचना होती है, उसी के अकॉर्डिंग हमें पूरी जो संपादकीय है वो लिखना होता है। जैसे कि भूमिका होती है, पहले विषय का संक्षिप्त परिचय देना होता है कि हाँ ये हमारी आज का टॉपिक है, इन इन चीज़ों के बारे में हम जानेंगे। फिर होता है हमारा विवरण, प्रमुख पहलुओं का विश्लेषण करना होता है कि हाँ हमारा जो टॉपिक है इसके जो प्रमुख पहलू हैं या प्रमुख चीज़ें हैं ये होंगी। फिर होता है हमारा समाधान या फिर निष्कर्ष। लेखन का मत या सुझाव, यानी जो भी लेखक है वो अपना मत और जो सुझाव होता है वो देता है निष्कर्ष में कि हाँ मेरे मत के अनुसार या मेरा सुझाव ये है, इस तरह से अपना सुझाव देता है। अदरवाइज वो पूरे तथ्य और जो तर्क संगतता है उससे वो लिखता है। फिर लास्ट में निष्कर्ष में अपना जो विचार है, अपनी जो थिंकिंग है वो भी उसे ऐड करता है। ठीक है, नेक्स्ट अब हम देखेंगे जनहित और सामाजिक उत्तरदायित्व। किस तरह से संपादकीय समाज को जागरूक करने और मार्गदर्शन देने का कार्य करते हैं, अतः इसमें जनहित की भावना और सामाजिक जिम्मेदारी निहित होती है। क्योंकि देखिए जब हम संपादकीय पत्र या पत्रिकाओं को पढ़ते हैं तो जागरूकता और जो मार्गदर्शन के कार्य होते हैं वो करते हुए हमें दिखाई देते हैं। इसीलिए जो इनकी भावनाएं हैं, सामाजिक जिम्मेदारी हैं, वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं। इसी वजह से इन्हें तथ्य और जो तर्क संगतता है उसका प्रयोग करना होता है। ठीक है, नेक्स्ट अब हम देखेंगे संपादकीय लेखन की भाषा पर विचार। यानी जो हम संपादकीय लेखन लिखते हैं उनकी भाषा किस तरह की होनी चाहिए या किस तरह की भाषा का प्रयोग होता है। तो इसमें आप लिखेंगे औपचारिक और विविधतापूर्ण भाषा। किस तरह से औपचारिक और विविधतापूर्ण भाषा होती है, इसमें आप लिखेंगे संपादकीय की भाषा गंभीर, प्रयोदित और औपचारिक होती है। इसमें विषय की गरिमा और गहराई के अनुरूप शब्दों का चयन किया जाता है। यानी जो भी विषय है, जो भी टॉपिक है, उसकी गरिमा और उसकी जो गहराई है उसके अकॉर्डिंग जो वर्ड्स हैं उनका यूज़ किया जाता है। ऐसा नहीं है हम अंधाधुन कुछ भी लिख दें या अंधाधुन किसी भी वर्ड का यूज़ कर दें। तो जो वर्ड्स होते हैं उनका चयन बिल्कुल अच्छी तरीके से या फिर चुनकर किया जाता है ताकि किसी को ठेस ना पहुंचे। ठीक है, नेक्स्ट अब हम देखेंगे तथ्यात्मक और तार्किक भाषा। किस तरह से भाषा में तर्क, कारण और उदाहरण प्रमुख होते हैं। लेखक अपनी बात को प्रमाणों के आधार पर स्पष्ट करता है। ऐसा नहीं है कि बस लेखन ने बोल दिया सारी बातें सच्ची हो जाएंगी, नहीं, उसे वो जो कह रहा है उसका प्रमाण देना होता है, उसका उदाहरण देना होता है, तर्क देने होते हैं ताकि जो अपनी बात कह रहा है वो उसको स्पष्ट कर सके। ठीक है, नेक्स्ट अपन देखेंगे स्पष्टता और संक्षिप्तता। भाषा सुस्पष्ट और संक्षिप्त होनी चाहिए ताकि पाठक को विषय समझने में कठिनाई ना हो। यानी जो भाषा है वो स्पष्ट होनी चाहिए और संक्षिप्त होनी चाहिए। ऐसा नहीं है आप लंबी चौड़ी बात कह दें और कंक्लूजन निकले छोटा सा या इतना सा कंक्लूजन निकले, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो जो पढ़ने वाला है उसे विषय अच्छे से समझ में आना चाहिए और वो उसका कंक्लूजन भी निकाल पाए, इस तरह से लिखना चाहिए। नेक्स्ट अब हम देखेंगे संतुलित अभिव्यक्ति। किस तरह से भाषा में भावनाओं की अधीनता नहीं होती बल्कि संयमित और संतुलन विचार प्रस्तुत किए जाते हैं। कटाक्ष या आलोचना भी मौर्यते होती है, यानी इसमें हम कटाक्ष और जो आलोचना है उसे भी देख सकते हैं। नेक्स्ट अब हम देखेंगे शुद्ध मानक हिंदी का प्रयोग। किस तरह से शुद्ध मानक हिंदी का प्रयोग है, इसमें आप लिखेंगे संपादकीय लेखन में शुद्ध हिंदी का प्रयोग किया जाता है बिना किसी स्थानीय या बोलचाल की शैली के प्रयोग के। यानी हम यहाँ पर शुद्ध हिंदी का प्रयोग करते हैं। ऐसा नहीं है जो स्थानीय वर्ड्स होते हैं या बोलियाँ होती हैं उनका प्रयोग करते हैं, ऐसा नहीं होता। जैसे कि अगर मैं स्थानीय बोली की बात करूँ तो लड़की या फिर लड़के को छोरा और छोरी बोल देते हैं, तो हम संपादकीय में इन जो वर्ड्स होते हैं छोरा छोरी, इंगे उंगे, इन वर्ड्स का यूज़ नहीं करते। मतलब इधर उधर को इंगे उंगे बोल देते हैं। जो हमारी स्थानीय और या फिर बोलचाल की जो लैंग्वेज होती है उनमें तो हम ऐसे वर्ड्स का यूज़ नहीं कर सकते। नेक्स्ट अब हम देखेंगे अप्रत्यक्ष शैली में लेखन। किस तरह से
अक्सर संपादकीय लेखन तीसरे पुरुषों में और अप्रत्यक्ष शैली में लिखे जाते हैं, जिससे विषय को वस्तुनिष्ठ रूप से प्रस्तुत किया जा सके। यानी जो हमारे विषय होते हैं उनको वस्तुनिष्ठ रूप से प्रस्तुत किया जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। आगे अब हम देखेंगे इस क्वेश्चन का निष्कर्ष। निष्कर्ष में आप लिखेंगे संपादकीय लेखन एक उत्तरदायित्वपूर्ण और प्रभावशाली लेखन शैली है, जो न केवल पाठकों को जानकारी देता है बल्कि उनकी सोच को दिशा भी प्रदान करता है। क्योंकि हम यहाँ पर जो वो संपादकीय है वो सिर्फ वो पढ़ने या लिखने के लिए नहीं बल्कि एक सोच प्रदान करने के लिए भी देख सकते हैं, क्योंकि इसे पढ़कर लोग जो हैं वो अपनी सोच बनाते हैं। इसका स्वरूप विश्लेषणात्मक, संरचित और उद्देश्यपरक होता है। इसकी भाषा विद्वत्पूर्ण, शुद्ध, स्पष्ट और संतुलित होती है। एक अच्छा संपादकीय समाज की जागरूकता को बढ़ाता है और लोकतांत्रिक विमर्श की समृद्धि करता है। इसी वजह से एक अच्छा जो संपादकीय है वो होना ज़रूरी है, क्योंकि अगर एक अच्छा संपादकीय नहीं होगा तो हमारे समाज में जो भ्रामक चीज़ें हैं या जो गलत चीज़ें हैं वो बढ़ सकती हैं। लोकतंत्र की जो वो विमर्श है वो कम हो सकता है। इसी वजह से हमें एक अच्छा संपादकीय लिखना चाहिए या एक अच्छा संपादकीय ही होना चाहिए, ताकि जो लोकतंत्र की विमर्श है वो भी बढ़ सके। आई होप आपको यहाँ तक सारे क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे एंड यहाँ आपकी जो फुल बुक के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन विद आंसर थे वो कंप्लीट हो जाते हैं। अगर आपको कहीं डाउट हो या कहीं भी किसी क्वेश्चन में प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अदरवाइज फॉर मोर इन्फॉर्मेशन, फॉर मोर कनेक्टिविटी आप मेरा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, आप मेरी इंस्टाग्राम ID चेकआउट कर सकते हैं एंड आप मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर सकते हैं, ताकि जो मेरी अपकमिंग वीडियोस आएँ आप उन्हें देख पाएँ और अपनी स्टडी को लगातार कर पाएँ और आप अपने एग्ज़ाम में अच्छे नंबर गेन कर पाएँ। एंड लास्ट क्वेश्चन कि आपको इन सभी के नोट्स कहाँ मिलेंगे? आप या तो मेरे यूट्यूब चैनल की मेंबरशिप ज्वाइन कर सकते हैं, अदरवाइज़ मेरा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। दोनों जगह आपको नोट्स प्रोवाइड करवा दिए जाएंगे। अगर कोई भी प्रॉब्लम या कहीं भी कोई डाउट हो तो आप मुझसे पूछना मत भूलिएगा। आप वीडियो को लाइक करना एंड अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर ज़रूर कीजिएगा। चलिए फिर हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग एवरीवन।